इनफैक्ट मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था। जब स्कूल में था तो एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और अच्छा ही था कंफ्यूज था। जरूरी नहीं है ना आपको हर चीज का जवाब 15 या 16 या 17 साल की उम्र में ही मिल जाए। मेन स्ट्रीम शब्द की परिभाषा बहुत तेजी से बदल गई है। आज की डेट में टेलीविजन न्यूज मेन स्ट्रीम नहीं है, डिजिटल मेन स्ट्रीम है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, आप और हम, ये मेन स्ट्रीम है। मेरा बिजनेस मॉडल, अगर आप पूछ रहे हैं, मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं जो काम करना जानता हूं मैं वो करते रहूंगा। अगर मैंने वो नहीं किया ना तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो बैलेंस शीट देख रहे हैं। दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे शिवाजी जो आपको ये बोलेंगे कि अरे धंधे के बारे में सोचो, सैलरी देनी है कि नहीं, धंधा सोचो। धंधा नहीं सोचना। पीक ऑफ हिज करियर, मतलब डॉक्टर रॉय से बड़ी कोई चीज टेलीविजन न्यूज में नहीं। 22 साल का था मैं और उनके सेक्रेटरी के रूम में हूँ, और सडनली वो अपने कमरे से बाहर आ गए मुझे रिसीव करने। अभी भी बहुत अच्छे से याद है, मिसेस रॉय ने मेरा रेज्यूमे यहाँ पढ़ा था और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, क्या मेरी अंग्रेजी इस लायक होगी कि ये मुझे इंग्लिश चैनल में या अपने हिंदी चैनल में रखेंगे। और फिर मेरी नजर पड़ी मिसेस रॉय ने मेरे रेज्यूमे पर GREAT डॉट ये लिख दिया और पेन नीचे रख दी। और शिवाजी मैं बता नहीं सकता वो व्हाट अ मोमेंट दैट वाज। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, डू यू नो द वे टू W17? मैंने कहा नो सर। गेट अप, आई विल टेल यू। ऐसे कंधे पे हाथ रख के अपने कमरे से गली का रास्ता बताइए, यू सी दैट रोड, और ये वो। मैं सोच रहा हूँ what I must have done in my life to, कि मतलब ये हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपको ये सोचा था कि आज आपसे बात होगी तो आई वॉज गोइंग थ्रू द रेड माइक, और एक बहुत शानदार आज मैंने एपिसोड देखा, वो रीसेंट एपिसोड है आपका, जिसमें आपने कहा है कि एक नफ़रत का IPL चल रहा है, जिसमें कोशिश ये है कि कौन किससे ज़्यादा बाजी मार ले जाए। अब बहुत सटीक उदाहरण के साथ आपने वो बात की, और तीनों चीफ मिनिस्टर्स का, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं लेकिन उस पलटू राम जैसे हैं या उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जो RSS का बैकग्राउंड उससे नहीं आते हैं, और दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स मोर देन अदर्स। ठीक है, वो वाली बात थी, बहुत बारीक, आपने बारीकी से उसको पकड़ा था। मैं ये सोच रही थी कि ये सारी बातें क्या आप कर पाते अगर आप इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म में, जिसको हम कॉरपोरेट जर्नलिज्म कहते हैं, उस फ्रेमवर्क में, उस ऑफिशियल ब्रीफ के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स का होना है आज के दौर में, ये आपको, आपकी शख्सियत को किस तरह निखारता है या किस तरह प्रभावित करता है? जैसे कि आपने, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाना उचित समझा, मुझसे बात करना उचित समझा, तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझसे ये पूछा कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में होते तो आप क्या इस तरीके से बोल पाते। मेरा ये कहना है कि जब आप किसी और के प्लेटफॉर्म में काम करते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो इसमें कोई बहुत अचंभे वाली या हैरान हो जाने वाली बात नहीं है कि अगर आपको ये बताया जाए कि भाई हमारी कंपनी की ये नियम है और हम इतना बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे, इतना भी नहीं बोलना है, या इसमें +1 बोलना है या इसमें -2 बोलना है। ये बहुत नॉर्मल है। और क्योंकि मैंने इतनी सारी संस्थाओं में काम किया है अपने करियर में, तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने देखे हैं कि आपको ओपिनियन देने का, अपना मत रखने का, आपको आज़ादी के कितने लेयर होते हैं, कितने लेवल होते हैं। तो इस वजह से मैं कोई बहुत हैरान नहीं होता हूँ कि बड़ी संस्थाओं में या किसी संस्था में आपको वो बोलने की आज़ादी होगी या नहीं होगी। अब क्योंकि ये हमारी अपनी ही संस्था है और हम इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं जो आपने महसूस किया, आपको, मैं अपने बोले हुए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूँ। मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं वो बोलते वक्त मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ। वो थिन लाइन मुझे मालूम है कि कहाँ मैं भी तो कहीं नफरत नहीं फैलाने लग जाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, लोगों ने इनको चुना है, ये लोगों के प्रतिनिधि हैं।
लेकिन अगर चुने हुए प्रतिनिधि अगर कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि तार्किक नहीं लग रही, तो मैं किस हद तक जाऊं और क्या बोलूं जो मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ओवर द टॉप भी ना हो, और मैं वो भी बात बोल जाऊं जो मैं खुद महसूस कर रहा हूं और मेरे दर्शक भी उससे रिलेट करेंगे। तो ये वो चीज़ है। फैक्ट्स जो हैं किसी भी केस के, वो सबके सामने उपलब्ध रहते हैं। उस फैक्ट्स की जो एनालिसिस आप करते हैं वो भी आपका व्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सबसे पहली चीज़ ये नए प्लेटफॉर्म्स ने दी है मुझ जैसे पत्रकारों को, हम जैसे लोगों को, वो है एक आज़ादी कि आप उस एग्जिस्टिंग फैक्ट को अपने हिसाब से एनालाइज करें, और ये जिम्मेदारी समझते हुए एनालाइज करें कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुना जा रहा है। वो हो सकता है कि अपनी बात और ज़्यादा कन्विंसिंग करने के लिए या कुछ लोगों के बीच में और ज़्यादा कनेक्शन बनाने के लिए आप 4 कदम और चले जाएं, कुछ और बोल डालें मुख्यमंत्रियों को, लेकिन फिर क्या आप अपने आप को या अपनी पत्रकारिता को वो जस्टिफाई खुद को कर पाएंगे? ये आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है शिवा जी, 21, 22, 23 साल का जो तजुर्बा है इतने सालों का, उसने मुझे ये सिखाया है कि कहाँ तक मुझे जाना है, अपना ओपिनियन में शब्दों को किस तरीके से प्रयोग करना है, कि बोला हुआ शब्द फिर वापस नहीं लिया जाएगा। तो वो जिम्मेदारी आईपीएल से जब तुलना की तो वो जिम्मेदारी मन में थी, और ये नपना और वो तौलना ले करके हमेशा दिमाग में वो चलता रहता है। हाँ, सेल्फ असेसमेंट आप कॉन्स्टेंटली। राइट। अब आपने कहा 20-21 साल, यू लुक सो यंग, इतने साल हो गए पत्रकारिता में? 2002 में शुरू किया था। 2002 में शुरू किया था, और दिल्ली से ही शुरू किया था। कैसे हुआ था? हाँ, कैसे शुरू हुआ था? एक्चुअली कुछ लोग बोलेंगे तो नेपो किड है, जैसे आजकल कहा जाता है ना, नेपोटिज्म की औलाद। लेकिन आपके पिताजी का भी कोई चैनल था, अखबार था? नहीं, मेरे पिताजी भी एक पत्रकार हैं, और वो उस समय बीबीसी हिंदी रेडियो में काम करते थे। उसके बाद वो पीटीआई भाषा के एडिटर इन चीफ बने। पीटीआई का जो हिंदी डिवीजन है उसको भाषा कहते हैं, उसके वो एडिटर इन चीफ थे। बीबीसी से पहले वो यूनिवार्ता में काम करते थे, यूएनआई का जो हिंदी डिवीजन है उसमें। उससे पहले वो मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स में थे। तो मतलब जर्नलिज्म है परिवार में, देखा है, बचपन से चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो कभी कारण नहीं बना जिसमें मैं बचपन से अपने आप से ये सोचूं कि मुझे पत्रकार ही बनना है। इनफैक्ट मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था। मैं जब स्कूल में था तो एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और अच्छा ही था कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर इतने कन्फ्यूजन में होने के बाद मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर अगर लोग स्कूल वूल के टाइम पर कंफ्यूज्ड हैं तो वो कन्फ्यूजन ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना आपको हर चीज़ का जवाब 15 या 16 या 17 साल की उम्र में ही मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? आपके पास अनुभव ही नहीं है। तो वो जीवन चुनेगा आपके लिए राह। तो मैंने नहीं सोचा था मैं पत्रकार बनूंगा। हम तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोई कोर्स करना चाहते थे, एनआईटी का कोर्स करना चाहते थे, सोच रहे थे कि कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर लेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, डिफेंस में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ मतलब इस सब तरीके के दिमाग चले। उसके बाद फिर रिजल्ट आया और कोई बहुत जिसे कहते हैं ना, अत्यंत ब्राइट स्टूडेंट मैं कभी नहीं रहा हूँ, कभी भी नहीं। तो ऐसे में ये भी रहता है कि घर वालों को ये लगता है कि ये क्या करेगा, ख़ास तौर से हमारी माता जी, जिनको बड़ी चिंता होती थी कि ये क्या करेंगे अपने जीवन में। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब वो फॉर्म्स वगैरह निकले, तब अप्लाई किया अलग अलग जगह। तो एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लगभग अप्लाई कर ही दिया था, होने ही वाला था। फिर मेरे घर के एकदम पीछे एक कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। तो वहाँ पर जर्नलिज्म का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता था।
वो और मेरे ख्याल से उस ज़माने में, ये सन 2000 की बात है, 2 ही या 3 ही ऐसे कॉलेज थे जो जर्नलिज्म के कोर्स में कोएड थे, बाकी सब गर्ल्स कॉलेज थे। तो वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, उन दिनों एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था जर्नलिज्म के लिए, बाकी सब कोर्सेज़ के लिए आपको कट ऑफ लगती थी। तो कट ऑफ में तो हम बहुत ही पिछड़ गए थे, उसमें तो हम कभी पार ही ना कर पाते। इसमें फ़ायदा ये हो गया कि क्योंकि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था और उसके लिए आपको 55% चाहिए थे 12th में, तो मुझे लगा कि चलो ये हो रहा है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इंग्लिश ऑनर्स के लिए ऑलमोस्ट मतलब फीस देने की बात हो गई थी। फिर घर आते वक्त एक बार ज़रा वो उस कॉलेज में टहल गए कि देखें जो एंट्रेंस दिया था उसमें, तो उसमें 3rd नंबर पे मेरा नाम था और इसके लिए बिल्कुल कतई मेहनत नहीं की थी, मतलब वो ऐसे ही जा करके दे आए थे। तो जब देखा कि यार ये तो बिना फाइट मारे अगर कोई चीज़ यहाँ ला रही है, इसका मतलब ये भगवान का कोई तरीका है या कोई इशारा है कि व्हाई डोंट यू कंसिडर दिस। फिर गए, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फिर हमने सोचा कि अब यही कर लेते हैं। पिताजी का पत्रकार होने से मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ एक फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ओवर्टली फ़ायदा पहुँचा दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि घर से बचपन से एक माहौल देखा, शब्दों के बीच में पले बड़े, एक्सपोजर उस तरीके का मिला उनके साथ। जैसे कभी कुछ असाइनमेंट्स पे जाते थे बीबीसी के, तो कुछ उसके लेग्स में मैं भी साथ में चले जाता था, तो वो उस तरीके का एक्सपोजर बचपन से था और मुझे लगता है कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट किया उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3rd नंबर पे होना और इंटरव्यू क्लियर कर जाना। तो उस लिहाज से इट केम नेचुरली। और फिर जब निकले तो इंटर्नशिप की, जहाँ इंटर्नशिप की इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 2002 में, वहीं पर फिर रिपोर्टर भी बना दिया गया। साल भर वहाँ रहा। फिर 2003 में मैं जयपुर चला गया, हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर में, तो अखबार में रिपोर्टिंग की जयपुर में 2 साल। और फिर 2005 में दिल्ली वापस आ गए फॉर न्यू दिल्ली टेलीविज़न, NDTV। उसके बाद से फिर टीवी की जर्नी ही रही। तो ये हो गए 2002 से अब तक, मतलब 22-22.5 साल का करियर एंड रनिंग। आपने कहा ना शब्दों का, घर में एक माहौल था, तो शब्दों के को लेकर के उनकी तासीर होती है, उनमें अहमियत होती है, उनमें गहराई होती है और उनका असर होता है। ये बात यंग एज में अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत रास्ते खोल देती है, क्योंकि वो सारी दुनिया जिसमें सुपरस्टार्स होते हैं, चकाचौंध होती है, वो शब्दों के बिना नहीं हो सकती। वहाँ शब्द ही कमाल करते हैं। संगीत, ये बताइए कि आपने कहा पिताजी बीबीसी में थे और बीबीसी की बड़ी अहमियत रही है, तो बीबीसी के बाद आप NDTV में, और NDTV की भी बड़ी अहमियत भारत के परिप्रेक्ष्य में NDTV की बहुत साख रही है। तो ये इस तरह के माहौल से आप निकल के आए हैं जो बहुत मेन स्ट्रीम होता है ना। आज की पत्रकारिता को जब, और ख़ुद आप अब अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि एक एक्टिविस्ट पत्रकार जो बहुत हैं आजकल, और एक बिल्कुल पत्रकारिता की जो विधा है उसके अंदर पगा हुआ पत्रकार जो शालीन रहेगा, जो शब्दों के साथ नाप तौल करेगा, ये दोनों चीज़ें गड़बड़ हुई हैं? मेरा इम्प्रेशन आपको लेकर के जेंटलमैन जर्नलिस्ट का है। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू शिवा जी। तो क्या आपको ये स्टार्कनेस पता चलती है, महसूस करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बोला मेन स्ट्रीम। मेरा ये कहना है कि बहुत तेजी से, और जिसको आज भी नहीं दिख रहा है तो फिर वो तो दे आर लिविंग अंडर अ रॉक। मेन स्ट्रीम शब्द की परिभाषा बहुत तेजी से बदल गई है। एक ज़माना था अखबार मेन स्ट्रीम होता था, उसके बाद एक ज़माना आया जब रेडियो मेन स्ट्रीम हुआ, फिर एक ज़माना आया जब टेलीविज़न मेन स्ट्रीम हुआ। आज की डेट में टेलीविज़न न्यूज़ मेन स्ट्रीम नहीं है, डिजिटल मेन स्ट्रीम है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, और अभी भी आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो है, हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। वो बिग मनी लेगेसी मीडिया है, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं है। और उसका
सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप देखिए ना कितने लोग टीवी चला करके देख रहे हैं। अब तो फिगर्स हैं सामने। फिगर्स हैं आपके पास सामने। अब आपको बड़े टेलीविजन चैनल में होने की जरूरत नहीं है अपनी पत्रकारिता करने के लिए। तो फिर कायदे से मेन स्ट्रीम क्या हुआ? मेरा तो शिवाजी ये मानना है कि मैं मेन स्ट्रीम हूँ। यस। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, आप और हम, ये मेन स्ट्रीम है। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये मेन स्ट्रीम की परिभाषा, तो जैसे वो बदला, वो आई कुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल, दिख रहा था वो कि अब वो जो ऐंठ होती है ना एक बड़े बड़े टेलीविजन चैनल में कि हम तो बड़े टेलीविजन चैनल के एंकर हैं, वो अब खत्म हो गई। अब रीच के लिए आपको आप बड़े चैनल, एक अच्छा पत्रकार एक बड़े चैनल का मोहताज नहीं है। उसके पास इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर आपकी बात में दम होगा तो आपको आपके मतलब की ऑडियंस भी मिल जाएगी। लोग आपको, रूमी का है ना, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ये वो वाली बात है। और हमारे साथ वो पेनी ड्रॉप मोमेंट वही था जब हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यार अब किस समय का इंतजार कर रहे हैं, चलो उठा के देखते हैं कदम। आपको निकाला नहीं गया था? नहीं। इनफैक्ट मुझसे तो ये भी पूछा गया कि ऑलमोस्ट हंसी मजाक में कि पगला गए हो क्या? मतलब 9 PM इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते हो? मतलब इससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना किसी चैनल में। मैं उस नेटवर्क का सबसे पुराना इंग्लिश डिबेट शो होस्ट करता था, द बिग फाइट। मैं उस नेटवर्क का सबसे पुराना हिंदी डिबेट शो होस्ट करता था, मुकाबला। मैं उस चैनल का 9 PM शो होस्ट करता था, खबरों की खबर। ये सारे लेगेसी प्रॉपर्टीज़ थी उस चैनल की। इसके अलावा इंग्लिश में एक मार्की शो और मेरे पास था। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिकल स्क्रिप्ट्स, मतलब जो मैक्सिमम पीक मुझे दिया, सारे बड़े इंटरव्यू, जो चीज़ आप पॉसिबली सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो निकाले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब वो आप देखिए ना, उन्होंने तो एकदम पेडेस्टल पे रखा था। फिर सवाल ये आता है कि फिर छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए क्योंकि होता क्या है कि आपके मन में आप कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि देखो मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। और कभी कभार ये होता है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर आप अपने आप से सोचते हैं अब तो मैं कहूँगा कि वहाँ पहुँचने के बाद अक्सर पत्रकारों में या लोगों में बहुत एक अगली लड़ाई जो शुरू हो जाती है ना लोगों के जीवन में, वो होती है बने रहने की। यात्रा कहीं पहुंचने की तो बड़ी रोचक रहती है, रोमांचक रहती है, लेकिन उसके बाद वहां पहुंच के वहां बने रहने, शिखर पे बने रहने की जो लड़ाई है, वो आपके अंदर बतौर जर्नलिस्ट, बतौर इंसान, जर्नलिस्ट ही नहीं, बतौर इंसान बहुत सारी अजीब सी इनसिक्योरिटीज पैदा करती है। और स्टैग्नेशन भी आता है। स्टैग्नेशन भी हो जाता है। फिर आप क्या है, देन यू बिकम अ वेरी पुअर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एब्सोल्युटली, है ना। और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। शिवाजी, मैंने हमेशा अपने करियर में जितने ऑर्गेनाइजेशंस छोड़े वो हमेशा एक शिखर पर पहुंचने के बाद छोड़ दिए। और हर बार मेरे बॉस मुझसे यही कहते थे, सब कुछ तो था तुम्हारे पास, सब कुछ तो है, मतलब तुम अच्छा ही कर रहे थे। तो मैं उनसे यही कहता था, मतलब फिर क्या मैं प्रतीक्षा करूं कि बुरा होने लगे? आई वॉन्ट टू लीव ऑन अ हाई। अचीव कर लिया मुझे जो मुझे अचीव करना था। तो दिस इज, यू कांट लीव अस व्हेन यू नो, हमने तुम्हें इतना दिया। ऐसे भी बहुत सारे बॉसेस थे इतिहास में। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसमें मैंने काम किया, जिसमें वो ये कह रहे थे तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम उसमें लात मार करके जा रहे हो। मतलब लात मारने की बात नहीं है, आपने कोई एहसान तो किया नहीं है अव्वल। आई चूज टू बिलीव मैंने भी कुछ किया होगा ना, आपने कोई काबिलियत देखी होगी जो आपने मुझे वो काम करने का लायक समझा। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सीख लिया, अब मैं कुछ नया सीखूं। यू आर अ थ्रिल सीकर। हाँ शिवाजी, मतलब वो और ये जो नया हम लोगों ने शुरू किया है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उसी थ्रिल का एक पार्ट है। और मैं इसको एक कन्वेंशनल बिजनेस की तरह एटलीस्ट मैं तो नहीं इमेजिन कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप बिजनेस, P&L,
प्रॉफिट लॉस, बिजनेस धंधा चलाना है, ये धंधे के लिए अच्छा। और जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं ना, देन यू आर सकिंग द फन आउट ऑफ द एंटरप्राइज। हम तो लिविंग ईच डे, अभी ये वो वाले फेज में है द रेड माइक। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये बात होती है कि इस विचारधारा से आइडियोलॉजिकली अलाइंड मेरे दोनों पार्टनर्स भी हैं। तो हमें एक दूसरे को कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि वी हैव टू गो विद द फ्लो, इंजॉय करना है। जिस दिन वो मज़ा आना बंद हो जाएगा, मेरा शिवाजी इससे पहले जितनी ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि वो नौकरी बनती चली जा रही थी। और सुबह उठ करके दफ्तर जाना काम लग रहा था। बाबू डम। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा था कि अब बाबू भैया तैयार होंगे, अब नहाएंगे पियर्स के साबुन से, उसके बाद पॉन्ड्स की क्रीम लगाएंगे, कंघा करेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस जाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी बजाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर साल के अंत में अपना LTA लेंगे। तो ये जो मैं अपने आप को संस्था दर संस्था बोरियत गिफ्ट कर रहा था, तो उससे अपने आप को झकझोर के निकालना, इवन एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब टू द कॉमन मैन, बहुत सारे लोगों को, मेरे कॉलीग्स को ये फैसले बेवकूफ़ाना लगते थे। जैसे 2014 में मैंने एक संस्था में मैं एकदम पीक पर था। उस संस्था का नाम था टाइम्स नाउ। उस समय एंटी एस्टैब्लिशमेंट खबरें करना अच्छा लगता था, अन्ना एजिटेशन कवर करना उस तरीके से। करीब 6 साल में था उस ऑर्गेनाइजेशन में। और आप ये समझिए शिवाजी, आई वॉज एट द पीक इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उस संस्था के एडिटर इन चीफ ने और उस संस्था की पूरी जो मैनेजमेंट था, वो मुझे जितना मैक्सिमम कोई एक एम्प्लॉय को दे सकता है उन्होंने दिया। एंड आई वॉज इंजॉइंग। मतलब मैं अगर किसी स्क्रिप्ट में, मेरे पास एक छत्र राज था कि अगर मुझे ये बोल दिया गया कि इस चीज़ पे एक स्क्रिप्ट लिख दो, आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री लिख दो, और मैं उस चैनल के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का हक मेरे पास था कि मैं किसी भी ब्यूरो में किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। ऐसा कार्ट ब्लांच, ऐसी खुली छूट कि तुम्हें जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करना है करो, जिस रिपोर्टर से जो करवाना है करवाओ। मैंने तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ है कि 2 रिपोर्टर एक टेप के सामने बैठेंगे और आपस में ऐसे बात करेंगे कि हमने ये खबर जब कवर की थी, तो वो ऐसे टेप टॉगल पे रिवाइंड करके अपनी पुरानी फुटेज देखेंगे। मैंने लिख दिया तो उन दोनों, मेरे वो अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने किया वो चीज़। नॉट आउट ऑफ, मतलब वो भी कैसे थे, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, मुझसे सीनियर थे वो, एक तो उसमें मुझसे सीनियर है, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए किया क्योंकि उनको भरोसा था। तो मतलब वो इस तरीके की पीक। एंड यू नेवर फेस बैड बॉसिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन? ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, पहले मैं ये थॉट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका जवाब देता हूँ। तो मतलब इस तरीके का वो था। फिल्मों पर एक शो होता था टोटल रिकॉल, उसमें जिसमें आप फिल्मी गाने, किशोरदा के गानों का एक इतिहास, उसकी स्क्रिप्ट का मैं वॉइस ओवर करता था। एक 1.5 घंटे का वो प्रोग्राम चलता चला जा रहा है, उसके 2, 3, 4 साल तक मैंने उसका वॉइस ओवर किया। तो काम में बहुत वैरायटी थी। फिर बहुत नेचुरल है ना किसी एक एम्प्लॉयर के लिए ये सवाल पूछना कि फिर क्यों छोड़ रहे हो। देखो, तुम्हें एक छत्र राज है, तुम किसी भी रिपोर्टर को कहीं भी घुमा सकते हो। तुम मेरी एब्सेंस में 9 बजे का शो करते हो, प्राइम टाइम हमने उठा करके तुम्हें दिया हुआ है, हर बड़ी स्टोरी में हम तुमको आगे भेज दे रहे हैं, फिल्म का शो भी तुम, सब कुछ तुम, फिर क्यों? जब ऐसा महसूस होने लगे अंदर से कि अब सीख लिया, अब और कुछ है नहीं सीखने, नाउ आई विल बी डूइंग मोर ऑफ द सेम, अब इस काम में कुछ नयापन नहीं है, तो वो थ्रिल सीकिंग एस्पेक्ट आ जाता है। तो वहां पर मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अभी इसको बंद करना है और इसको बंद करके कोई एक नया स्किल सेट एक्वायर करना है। तो फिर मैं इंडिया टुडे ग्रुप गया, जहां पर बेसिकली अब तक तो वो कैमरे के आगे का काम था, फ्रंट एंड, है ना। इंडिया टुडे में आउटपुट का हेड बना,
जिसमें कैमरे के पीछे कोई एज अ रिपोर्टर, एज एन एंकर जो भी बोल रहे हैं, पीछे से टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है वो भी समझना है, वो करना है। तो फिर वो काम करने के लिए चेंज किया। मुझे ऐसे लगा अभी ये कुछ नया सीख के आते हैं। हालांकि इन सम बैचेस वो काम बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंसेस भी कभी कभार शिवाजी बड़े फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, क्योंकि आप एक रिपोर्टर्स के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन जो उस समय अपनी पीक पे थी, उसके बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल जिसमें सारी चीज़ें जो हैं आप समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल आपके बैक एंड कॉल पर था सब कुछ, उसको छोड़ करके आप एक ऐसे सिस्टम में गए जहां पर हर लेवल पर आपके सामने एक सवाल है, आपके पास भयंकर वाला इनसबऑर्डिनेशन है कि आप कुछ करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो 4 लोग जो हैं वो आपको बाईपास करके अपना अलग ही कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आज 22-23 साल बाद आप जब इन सारे अनुभवों को जोड़ते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि इस सब ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। और फिर जब आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं या किसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं तो आपके वो सारे एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड, वो आपके थॉट को डिक्टेट करता है, आपको वो दिशा देता है। और मुझे इन द लॉन्ग रन ये 22 साल बड़े ज़बरदस्त अनुभव लगे हैं, क्योंकि अब आप बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम्स भी अगर फेंकेंगे मेरी तरफ तो चांसेस आर कि मैं उनसे निपट चुका हूँ, उसका अनुभव मुझे हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड एक किया, कॉन्फिडेंस है, एक परिपक्वता आई है वैसी सिचुएशन को डील करने में। तो मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। तो इस वजह से मैंने हमेशा नौकरी बदली। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के सभी एस्पेक्ट्स को आपने हाँ काम किया। शिवाजी, टिकर चलाने से लेकर के अच्छा। टीवी पे टिकर फायर करने Yes, से yes. लेकर के, इसके लिए आपको थोड़ा सा व्याकुल भारत होना पड़ेगा मन में, ये कैसे चलता है, हाँ। ये कैसे चलता है, ये वाला सॉफ्टवेयर अगर ऐसे फायर कर देंगे तो उसमें स्क्रीन पे कैसे आएगा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे इस वाले सिस्टम में काम करेगा, इस खबर को अगर मैं इस तरीके से सॉफ्टवेयर में चला दूं तो वो अच्छे से स्क्रीन पर दिखेगा। इनोवेशंस भी किए। ये वाले अनुभव, जबरदस्त। हाँ, तो बहुत बहुत मजा आया, मैंने एंजॉय किया है अपने काम को। और मैंने तभी नौकरी छोड़ी है जब वो काम लगने लगा है, जब ऐसे लगने लगा है कि अब मैं नौकरी बजाने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए माइंड एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन उस दिन होता है। मैं तो हमेशा, बहुत सारे लोग जूनियर्स भी या साथी जो प्रोफेशन में आते हैं वो ये पूछते हैं कि आप तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, आप तो नौकरी छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं? मैंने कहा आपका जो मन है ना, योर हार्ट, वो हमेशा आपके दिमाग से 4-6 महीने आगे चलता है। और वो इस तरीके से चलता है कि आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपका दिल आपको काम से जी चुराने की बात करने लगेगी, यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ये आपके दिल ने आपको पहली कॉल दे दी है कि अब तुम्हें काम में मन नहीं लग रहा। दिमाग आपका कह रहा है कि मुझे ईएमआई मुझे पैसा कमाना है, अभी ये जो गाड़ी खरीदी है इसकी ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई जानी है, चुपचाप काम करते रहो। ये आपका दिमाग आपको बोलेगा। लेकिन आपका दिल जो है वो बहुत एडवांस में आपको बताना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फिर आप जी चुराने लगते हैं ना काम से। आपको ये होता है कि यार आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज मन कर रहा है मैं आराम कर लूँ, क्योंकि वो नौकरी बन गई है। दिल स्थूल मजबूरियों को नहीं समझता है ना। हाँ? दिल उन मजबूरियों को नहीं देखता है। Exactly. दिल तो अपनी राह चलता है। Exactly. है ना? तो वो अपने आप को वक्त वक्त पर अगर आप दिल की दबी हुई, दिमाग से दिल के दबे हुए अरमानों को अगर आप रह कर अगर ऊपर आने दें तो इससे बड़ी अमीरी आप अपने आप को तोहफे में नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को वही देने की कोशिश की है। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला है कि अब बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो तुम, एब्सोल्युटली स्टूपिड डिसीजंस यू आर टेकिंग इन लाइफ। ये क्या है, दिल ने बोला है, मन नहीं कर रहा। मन क्या होता है? ऐसे में बहुत सारे दोस्तों ने बोला, लेकिन अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं अपने आप से कुछ गलत करता।
मुझे मलाल नहीं है इस बात का कि मैंने कोई भी नौकरी छोड़ी और पीक पे छोड़ी। इस बात का तो मुझे बड़ा मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन एरोगेंस के साथ मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैंने हर संस्था को अपने करियर के पीक पे छोड़ा। एक अजीब सा थ्रिल था उसमें भी। मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको आर्टिकुलेट कैसे करूं, क्योंकि यू आर द हैप्पीएस्ट जर्नलिस्ट आई हैव एनकाउंटर्ड। आपकी कोई सैड स्टोरी ही नहीं है उस तरह से, तो मैं चाह रही हूँ तो थोड़ा तो पता चले। हाँ इसलिए मैंने पूछा, नो बैड बॉसिज्म यू टॉलरेटेड? और हाँ, तो बैड बॉस पे आते हैं। देखिए, अब वो आप बैड बॉस और टफ बॉस, टफ बॉस, ये चीज अगर आप देखें, देखिए बैड बॉस कौन होता है, और ये भी मुझे वक्त के साथ, क्योंकि इतने सारे बॉसों का अनुभव है, इस वजह से मैं इसको भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ। जिनका नाम सेफली लिया जा सके नाम लीजिएगा, कुछ अच्छे भी अनुभव रहे होंगे। हाँ श्योर, लेकिन पहले एक जेनेरिक बात, जी। उसके बाद मैं बता दूंगा। नाम भी मैं लूंगा, बिल्कुल, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में, ये सब तो मेरे अनुभव हैं। बैड बॉस वो होता है मेरे हिसाब से जो कि मतलब आपकी आपकी अपनी परिभाषा है। बैड आप किसको कहते हैं? एक तो होता है जो स्वभाव से बैड हो, जो अच्छा इंसान ना हो, जो आप पर जुल्म ढाए, जो इंसान को इंसान ना समझे। हम लोग इसी को बैड कहते हैं ना, जिसका एक वर्क एथिक बहुत खराब है। एक तो वो हो सकता है। एक बैड बॉस की डेफिनेशन और होती है कि एक आदमी बॉस तो बन गया है लेकिन उसको काम कराना ही नहीं आ रहा है, तो वो आदमी बहुत नेक है, लेकिन वो इतना नेक इंसान है कि वो बॉस बनने लायक ही नहीं। भाई, बॉस के लिए आपको थोड़ा सा बॉसीपना लाना पड़ेगा अपने अंदर, आपको लोगों से काम निकालने की एक कला होनी चाहिए। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे आज 22-23 साल बाद मेरी नज़रों में आप बैड बॉस हैं। आप इंसान भले ही अच्छे हों, आप बॉस खराब हैं। लेकिन इसका विपरीत भी गलत है। बहुत सारे ऐसे बॉस आपको मिलेंगे जो कि ज़बरदस्ती ये एक चोगा ओढ़े रहते हैं टफ होने का, कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं क्योंकि मुझे काम करवाना है। मुझे भी शिवाजी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ लोगों का बॉस बन सकूं। मैंने एक चैनल को हेड किया, 180 लोगों को हायर किया हैदराबाद में। इंडिया हेड नाम का एक चैनल था। ये जो संस्था है इसमें हम बॉस ही हैं। वक्त के साथ आपको हर समय जो है वो आप हंटर लिए चाबुक मारते रहें, ये तो बेवकूफ़ी वाली हरकत हुई ना। लेकिन मैं इतना ढीला हो जाऊं कि लोग काम ही ना करें, तो फिर मैंने अच्छा काम नहीं किया है। मेन चीज़ ये है कि आप वो काम करने के लिए आप किस तरीके से वो काम निकलवा रहे हैं लोगों से, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और उसके लिए आपको हर इमोशंस का इस्तेमाल करना है। आपको डर का भी इस्तेमाल करना है जब उसकी ज़रूरत हो, कि अब देख लो यार, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड फ्रैंकली अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा और हमें वी मे हैव टू पार्ट वेज। तो फिर आप वो डर का एक इमोशन दिखाते हैं। लेकिन मैं हर समय किसी को डरा करके रखूं, ये बैड बॉस का प्रतीक हुआ। बहुत सारे काम प्यार से भी हो सकते हैं। इनफैक्ट शिवाजी, आपको पता है सबसे मज़ेदार चीज़ मैंने अपने करियर में देखा है, असली काम कराना एक बॉस का स्किल सेट तो वो होता है कि आप काम भी करवा लें और जिससे आप काम करवा रहे हैं उसको पता भी नहीं चले उसने काम कर दिया। सॉफ्ट पावर। हाँ, और ये पेरेंटिंग ने मुझे सिखाई है ये चीज़, ये कि आप बच्चों को मतलब खेल खेल में उनसे कुछ आप काम करवा दें, उन्होंने खेल खेल में कर भी दिया और उनको पता भी नहीं चला उन्होंने काम कर दिया। आई फील दिस इज अ गुड बॉस। और बाद में जब एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ समझ में आने लगती है ना, यार तुम मजाक मजाक में हमसे 4 काम और करवा दिए इन्होंने, तो वो फिर आपको इज्जत भी देते हैं। दे डोंट रिजेंट। वो उनको फिर वो आपसे थोड़ा सा लेवरेज भी लेंगे। आपने कल मुझसे, फिर आपको थोड़ी सी उनकी सुननी भी पड़ेगी। अच्छा चल, आज मत करो, कल कर देना इसको सुबह। प्यार में आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, मुझे ऐसे लगता है कि आप कहीं ज़्यादा काम लोगों से निकलवा सकते हैं एज अ बॉस देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
और ये मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ। या और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं यही करता हूँ। अब जेनरिक हो गया। आप जेनेरिक हो गया, मुझे लग रहा था कि आप भूली हैं या नहीं है, आपको याद है। तो एकदम शुरू से बात करते हैं। इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में, IANS में, हमारे एक बॉस हुआ करते थे, तरुण बासु। और उनकी हाइट बहुत कम थी, 5 फुट 2 इंच होंगे। और ही वॉज अ टेरर, एब्सोल्यूट टेरर। मतलब आप ये सोचिए कि वो इस तरीके के बॉस थे कि अगर वो आ जाएं कमरे में तो आपका अच्छा भला मुंह से निकलता हुआ वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस, उसमें भी आप इधर उधर हो जाएं। उन्होंने पूछा व्हाट स्टोरी आर यू डूइंग, तो इतने में सर मतलब ये होने लगे। ऐसा वाला रुतबा। और उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ मैं उस बात को सोच के, लेकिन इट शेप्ड माय पर्सनैलिटी। वो वाकया जो था, वो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और वो स्क्रिप्ट लिख करके वो दुर्भाग्यवश किसी और सब एडिटर के पास जाने के बजाय वो तरुण बासु ने बोला कि मैं चेक करूंगा ये। वो बंडल उस जमाने में ना कॉपी कंप्यूटर पे लिख के उसके बाद प्रिंट आउट लेके आपको एक उसमें टोकरी में डालना होता था। इन टोकरी और फिर आउट टोकरी। आउट टोकरी में जाने का मतलब कि एक सब एडिटर ने आपकी स्क्रिप्ट चेक कर दी है, अब वो प्रिंट में दी जा सकती है। तो किसी दिन तरुण बासु ने वो इन टोकरी से 4 स्टोरी खुद ही उठा ली और उसमें एक मेरी भी थी। और मेरी स्टोरी लेके उन्होंने वो अपनी बेल बजाई टेबल के नीचे से, कुड़ूं ऐसे करके, और मुझे बुला लिया। और मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे वो, बिना आवाज़ ऊंची नहीं करते थे। और ऐसे बॉसेस जो हैं वो बहुत ही मीन होते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो कि आवाज़ ऊंची नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत कस के घाव करते हैं। और उस दिन मेरे साथ वही हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि विच स्कूल हैव यू गॉन टू, वॉज इट एन इंग्लिश मीडियम स्कूल? मैंने कहा यस सर। आई थिंक मे बी यू शुड आस्क फॉर अ रिफंड बिकॉज दिस इंग्लिश इज atrocious. I think you will have to learn a lot and learn the basics. Please go to a bookstore, get yourself a Wren and Martin. Because this is preposterous. This is horrible. This is terrible. और वो एक एक शब्द ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चाकू लेकर के ऐसे यूं घाव कर रहा है, नश्तर चल रहे ऐसे। थे। हाँ, मतलब वो मुझे आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शिवा जी, वो इट्स लाइक रीलिविंग अ ड्रेडफुल मोमेंट। और मुझे याद है ताज अपार्टमेंट्स RK पुरम में IANS का ऑफिस हुआ करता था, बेसमेंट में। मैं ऊपर आया और मैं सीधे एक स्टेशनरी की दुकान ढूंढने चला गया उसी समय। और एज लक वुड हैव इट उसी समय बारिश शुरू हो गई। और अपने आप को बचाने के बजाय कि मैं कहीं रुक जाऊं, बारिश रुक जाए, बारिश में स्टेशनरी की दुकान जाने लगा मैं, पूरा भीगते हुए। क्योंकि वो मुझे ऐसे लगा था जैसे कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। ओवरवेल्म्ड। हाँ, मतलब वो उन शब्दों ने, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने अपने माँ बाप को निराश कर दिया है, मैंने अपने आप को निराश कर दिया है, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर रहा हूँ जीवन में। मैंने अपनी माँ बाप की द्वारा दी गई स्कूल की फीस बर्बाद कर दी है। और उस समय मैं क्या था, मतलब ये आई वॉज 3rd ईयर कॉलेज में था मैं, 20 साल का था मैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मम्मी पापा को वो कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अब मैं जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊँगा, कुछ हासिल नहीं कर पाऊँगा। सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं शायद डफर रह जाऊँगा। मैं बुढ़ापे में उनको, मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ बारिश हो रही है, बुनियादें हिल गई बिल्कुल। हाँ, यहाँ बारिश हो रही है, आप उसमें भीग रहे हैं, आप उस भीगते भीगते रो भी रहे हैं,
और आपके मन में ये एक वो फिल्म चल रही है। फिर मैं दुकान गया, मैं वो रेन एंड मार्टिन खरीदी, लेकिन फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा संभाला अपने आप को। मैंने आज तक ये अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं किया। दिस वॉज अ वेरी, जब कभी ऐसे मौका आता है ना, जब मैं देखता हूँ कि लोग पत्रकार जो हैं वो सेल्फ इम्पोर्टेंस की एक ऐसी इमारत पर चढ़े हुए हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। मेरे लिए हर ऐसे मौके पर मुझे ये वाकया याद आता है कि वो ये हो तुम, ग्राउंडिंग होती है आपकी। हाँ, मेरे लिए वो बिजली के अर्थ का तार है ये मौका, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उस समय। और मुझे यही लगता था कि अपने आप को ये बताते रहूं कि दिस इज हु यू आर, ये यहाँ से आए हो आप, और इस चीज़ को भूलना मत। और इस चीज़ को मैंने शिवाजी, इसको नहीं भुलाया मैंने कभी भी। डिड यू इम्प्रोवाइज, और क्या था जो वो बदलना चाहते थे? जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उससे तो लग रहा है आपने अच्छी खासी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करी और हैवी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करी। उन्होंने एट्रोशियस कहा, उन्होंने ये सारे अल्फाज आपकी अंग्रेज़ी के लिए इस्तेमाल किए। वो क्या चाहते थे? वो सिंप्लीफाइड अंग्रेज़ी चाहते थे, वो लिंगुआ फ्रैंका चाहते थे, वो क्या चाहते थे? ये कुछ पता चला? जो मुझे समझ में आता है, देखिए, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ तरुण बासु जी की। यहाँ मेरा कहने का मतलब, आज इतने सालों बाद तरुण बासु के वो शब्द, तरुण बासु जी के वो शब्द के लिए मैं, जिसे कहते हैं ना, आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने ये किया, क्योंकि उन्होंने जो वो चाहते थे वो थे सिंप्लिसिटी इन थॉट एंड कम्युनिकेशन। इतने सालों बाद मुझे ये बात अब महसूस होती है और एहसास होता है कि सबसे मुश्किल चीज़ आसान होना है। बिल्कुल, सबसे मुश्किल है वो। अपने कम्युनिकेशन में आपको कोई चीज़ इतनी सरल हो कि वो सरलता से समझ में आ जाए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है एकेडमिक्स के साथ में, यही कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। यही है, क्यों आपको ये लगता है कि मैं शब्दकोश खोलूं और उससे मतलब इतने लंबे लंबे शब्द उठा करके पटक दूं। जार्गन्स। हाँ, और वो जो है वो ज़बरदस्त पत्रकारिता का प्रतीक हो जाए। हम कुछ तो शब्दों के चयन में गरीब थे, भाषा की उस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी जो कि आज अब हो गई है इतने सालों के अनुभव के बाद। तो जाहिर सी बात है, थॉट्स क्लियर नहीं थे, और जब आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते एक स्टोरी में, तो फिर आप यू वेवर, आप इधर उधर जाते हैं। तरुण बासु वो बताना चाह रहे थे। उनका अब वो उनका शब्द का चयन जो था वो मतलब वो इतना तीखा घाव कर दिया उन्होंने कि आज भी उसका असर गया नहीं जब मैं कम्युनिकेट करता हूं तो मुझे रुक रुक के सोचने की एक बीमारी हो गई है। कोई भी चीज़ बोलते वक्त, किसी भी शब्द को बोलते वक्त उसको टू वेट कंप्लीटली कि ये सही है, असेसमेंट करते हैं। हाँ, वो असेसमेंट, ये उस समय से ये दिमाग में चला गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है ना। ये तो ऐसी ग्राउंडिंग उन्होंने कर दी। और जब मैंने छोड़ा वो हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर जाने के लिए, तब उन्होंने फिर बुलाया कमरे में, उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू वर्क विद अस। मैंने मन में सोचा, भैया तुम्हारे साथ जितना काम करना था हमने कर लिया, अब अनुमति दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि यू लर्नड अ लॉट in this 1 year with us. There will be occasions in life where you will be asked to unlearn what you have learned. But while you are unlearning to learn new things, do remember that there are certain things that are basics. So what we tried to give you here are the basics. तो वो बेसिक्स मेरे साथ हैं। तो एक, क्योंकि आप कठिन बॉस की बात कर रही हैं,
ये वो कठिन बॉस हैं जो आम तौर पर आपको सुनने में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर में, प्रिंट में इस तरीके के बॉसेस से रूबरू मेरा हुआ है। इसके एकदम विपरीत बॉस थे जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर में थे। उनका नाम था, रेजिडेंट एडिटर थे हमारे, विपुल मुदगल जी। और विपुल मुदगल जी बहुत ही अलग टाइप के बॉस थे। मतलब वो, उनका मकसद ये नहीं होता था कि मैं आऊं और एक आतंक सा वातावरण फैल जाए न्यूज़ रूम में, कि लोग जो हैं वो बिल में घुस जाएं, और वो उस तरीके के नहीं थे। वो जब आते थे तो हेलो हाय, आवाज़ उनकी उस तरीके की, थोड़ा मतलब विदेश में क्योंकि रहे थे तो उस तरीके का उनका मिजाज भी था। उनसे कोई स्टोरी डिस्कस करने में ऐसे मन में वो ये नहीं आता था कि कैसे जाएं और क्या बोलें। तो ही वॉज द काइंड ऑफ बॉस हु वुड मेक यू कंफर्टेबल, कि वो आप उनसे कोई स्टोरी डिस्कस करेंगे तो वो बोलेंगे ओह हाउ लवली, वेरी नाइस। मतलब वो इस तरीके का उनका मिजाज। लेकिन फिर वो इसी तरीके से बात करते करते आपको आपकी स्टोरी एनहांस करने के 2-4 तरीके बता देंगे। तो एक बॉस का अनुभव ये। फिर एनडीटीवी आए। एनडीटीवी में डॉक्टर प्रणॉय रॉय, मुझे अभी भी याद है 2005 में जब मेरा पहला एनकाउंटर, वो अर्चना कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग थी उसमें मैं उनके सेक्रेटरी के रूम में था। एंड इमेजिन, मैं मतलब कितने साल का रहूँगा, 22 साल का था मैं जब ये एनडीटीवी का, और मैं मतलब क्या ही रहूँगा, वो मतलब वो पीक ऑफ हिज करियर, मतलब डॉक्टर रॉय से बड़ी कोई चीज़ टेलीविज़न न्यूज़ में नहीं, और उनके सेक्रेटरी के रूम में हूँ, और सडनली वो अपने कमरे से बाहर आ गए मुझे रिसीव करने। 22 साल का हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ मतलब एक इंसान की शख्सियत कि वो मुझे रिसीव करने आ रहे हैं। फिर वो हाथ पकड़ के लेके गए अंदर, फिर वो बात हुई वहाँ पर, उन्होंने सब कुछ जाना। अभी भी बहुत अच्छे से याद है, मिसेस रॉय ने 2005 में अगस्त में मेरा रिज्यूमे यहाँ पढ़ा था, और मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, क्या मेरी अंग्रेज़ी इस लायक होगी कि ये मुझे इंग्लिश चैनल में या अपने हिंदी चैनल में रखेंगे। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बात की, और तभी से उन्होंने मुझे बोल दिया कि वी वांट टू हायर यू एज अ बाइलिंगुअल रिसोर्स, आप दोनों भाषाओं में काम करेंगे। और मैंने कहा श्योर। और फिर मेरी नज़र पड़ी, मिसेस रॉय ने मेरे रेज्यूमे पर GREAT डॉट ये लिख दिया और पेन नीचे रख दी। और शिवाजी, मैं बता नहीं सकता वो व्हाट अ मोमेंट दैट वाज। मतलब इंडस्ट्री के टाइटन्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं, और वो भी जब आपने महज कुछ साल पहले रेनन मार्टिन की जिल्लत झेली है। आपको ये बताया गया है कि आपकी अंग्रेजी अट्रोशियस है, प्रिपोस्टरस है। तो वो मैं आपको समझा नहीं सकता कि वो क्या इमोशंस थे। मतलब इतना ड्रामेटिक था मेरे लिए। एंड एनडीटीवी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, वो गुरुकुल है टेलीविज़न पत्रकारिता का था इस देश में। मतलब जो आप नज़र उठा करके देखिए, आपको सब जगह यहीं के लोग मिलेंगे, टेलीविज़न के ट्रेंड। बाकायदा मेरा ओरिएंटेशन हुआ, मुझे सिखाया गया कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है, मुझे ये बताया गया कि किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने हैं। अकेला ही चैनल होगा जिसकी एक स्टाइल बुकलेट हुआ करती थी, लाल रंग की एक डायरी दी जाती थी सारे रिपोर्टर्स को। आज भी मेरे पास एक किताब है जो मुझे डॉक्टर रॉय और मिसेस रॉय ने दी, कंप्लीट प्लेन वर्ड्स। उसमें फॉर संकेत R&P ऐसे लिख करके, वो अभी भी रखी हुई है मेरे पास। 2005 में उन्होंने मुझे दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला यू गो एंड, जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, यू गो एंड मीट मिस्टर राव, ही सिट्स इन W17। डू यू नो द वे टू W17? एक वो एनडीटीवी का ही एक छोटा सा विंग था। मैंने कहा नो सर, गेट अप, आई विल टेल यू।
ऐसे कंधे पे हाथ रख के अपने कमरे से गली का रास्ता बताइए, यू सी दैट रोड और ये वो। मैं सोच रहा हूँ व्हाट आई मस्ट हैव डन इन माय लाइफ टू, कि मतलब ये हाथ मेरे कंधे पर है। तो ये सब अनुभव हैं शिवा जी। मतलब आप चाहें तो मैं और भी बॉसों के बारे में बता सकता हूँ। ये तो डे टू डे के काम में एनडीटीवी में बॉस डॉक्टर रॉय ही होते थे, मिसेस रॉय होती थी, या और भी कोई था? नहीं, तो ये डॉक्टर आफ्टर रॉय, यू वर गिवन दैट बुकलेट एंड गिवन द ब्रीफ, नहीं, उसके बाद तो फिर सोनिया सिंह और बरखा दत्त, ये वो थे मेरे Seniors. रिपोर्टिंग मैनेजर्स। ओके। हाँ, मतलब मुझे इनसे, बरखा से भी ज़्यादा सोनिया सिंह। हाँ, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस लेडी। और क्या है कि उनसे आप एज अ रिपोर्टर आप अपनी बात कह सकते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये स्टोरी इस तरीके से, फिर वो अपना कुछ बताएंगी। शी हैड अ वेरी ह्यूमेन अप्रोच। अगर आप जैसे अपनी कोई तकलीफ लेकर के जा रहे हैं तो वो पेशेंटली सुनना, ये सारी चीज़ें थी वहाँ। डॉक्टर रॉय वाला एनडीटीवी और बाकी के चैनल्स जहाँ आपने काम किया, उसमें क्या आपको फ़र्क लगता था ये दूसरी दुनिया है, वो दूसरी दुनिया है? एटीट्यूड में, एग्रेशन में, स्टेरॉइड्स में होता है बहुत जगह कल्चर होता है ना एग्रेशन का, लगता था? शिवा जी 100% लगता है। मिजाज ही अलग था, तासीर ही अलग थी। और इसी वजह से मैंने एनडीटीवी छोड़ा भी 2007-8 में। क्योंकि फिर वही चीज़ आ गई थी कि अब मैं एनडीटीवी के लखनऊ ब्यूरो में हूँ, अब मैं फिर वही काम बार बार कर रहा हूँ, कोई नयापन नहीं हो रहा है। तो फिर हम जानबूझ के अपने आप को एक सिचुएशन में ढकेला जहाँ जाएं, बाहर की दुनिया देखें। यू वर ब्यूरो हेड? नहीं, वो डेजिग्नेशन तो नहीं थी ब्यूरो हेड, लेकिन हाँ एनडीटीवी के लखनऊ ब्यूरो का इंग्लिश संवाददाता मैं ही था। लेकिन क्योंकि मैं बाइलिंगुअल था तो मैं हिंदी के लिए भी काम करता था कमाल जी के साथ। ब्यूरो चीफ तो कमाल जी थे, कमाल खान। तो मैं ब्यूरो चीफ नहीं था, लेकिन मैं एक वो था सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, बट ओनली पर्सन फॉर इंग्लिश एनडीटीवी के लिए इन उत्तर प्रदेश। और वो भी किस उम्र में? मुझे भेजा था जनवरी 2006 में, एक्चुअली दिसंबर 2005 में। तो उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी? 23 साल। 23 साल में उस जैसा ब्यूरो, मतलब ओवर पावरिंग। यूपी जैसा स्टेट। यूपी जैसा स्टेट, मतलब गजब की चीज़ें सिखा गया वो स्टेट मुझे। तो आपका जो सवाल था कि और चैनल्स अपने अपने तौर तरीके मिजाज में, ये चैनल्स बहुत अलग थे। कैसे? उस तरीके की शालीनता नहीं थी जैसे कि एनडीटीवी में आपको देखने को मिलती है। एनडीटीवी में पार्किंग अटेंडेंट से ले करके, रिसेप्शन पे बैठी हुई अटेंडेंट से ले करके, जो लोग फ्लोर पर हैं उनसे ले करके, और टॉप पर डॉक्टर रॉय तक, आपको एक बेसिक कर्टसी, शिष्टाचार, मैनर्स, बोलने का सलीका, तमीज़, बात किस तरीके से की जाती है, उसकी नफासत, आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिली। एक शराफत है वहाँ एक शराफत थी हवा में, फिजा में एक शराफत थी। और ये एक बुनियादी फ़र्क है। आप कहीं और जाएंगे, आपको बहुत बढ़िया मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त इमारत मिल जाएगी, लिफ्ट मिल जाएगी, लिफ्ट में मधुर संगीत भी बज रहा होगा, पोस्टर बैनर भी लगे होंगे, बड़े बड़े एंकर यूं करके उनकी फ़ोटो भी लगी होगी। लेकिन वो बोले हुए शब्दों में वो नफासत नहीं मिलेगी आपको, वो नहीं मिलेगा। इट वॉज टू मैं कहूँगा, क्या वो सही शब्द मन में नहीं आ रहा है, सॉरी। ये कई बार मेरे साथ होता है, मैं शब्दों को लेकर के दिमाग में एक शालीनता है, एक शालीनता की कमी थी जो मुझे हमेशा बाकी चैनल्स में महसूस हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वहाँ लोग और चैनलों में गंडासा लिए खड़े थे कि आपका सिर काट दें, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन
बात व्यवहार की हो रही है। यू सी, क्लास शब्द का प्रयोग अक्सर हम अमीरी और गरीबी के लिए करते हैं कि ये इसमें क्लास नहीं है। मैं नहीं मानता। एनडीटीवी के एम्प्लॉयज एज सेलेक्टेड बाय डॉक्टर रॉय और उनकी जो संरचना थी एनडीटीवी की, और वो किस तरीके के लोगों को एम्प्लॉय करते थे, और एक कैसे अनस्पोकन रूल हो जाता था एनडीटीवी में अच्छाई को प्राथमिकता देने की, अच्छे बोलने को प्राथमिकता देने की। वो चीज एनडीटीवी, वो रिश्ता अपने व्यूअर्स के साथ भी साझा करता था, और एनडीटीवी के व्यूअर्स भी उसी मिजाज के थे। और यहां मैं क्लास की बात करता हूं। क्वालिटी से ज्यादा क्लास इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैसा। यस। एक बहुत रईस इंसान में भी क्लास नहीं है, लेकिन एक रिक्शे चलाने वाले या ऑटो चलाने वाले में भी क्लास है। ये था एनडीटीवी का रिश्ता अपने एम्प्लॉयज से और अपने व्यूअर्स से, कि एक ऑटो चालक जी जिसको आप आम तौर से समझते हैं कि अरे तो वो दिस इज अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये धारणा तोड़नी चाहिए। क्लासी लोग 7 सितारा होटल में बैठने वाले लोग नहीं होते। क्लासी लोग आपको सड़क पर चाय बेचते हुए भी मिलेंगे। आप कैसे सोच रहे हैं उससे आपकी क्लास उससे परिभाषित होती है। और एनडीटीवी में मैंने वो महसूस किया कि एक दुकान पर मैं खड़ा हुआ था जहां पर एक सज्जन आए, उन्होंने अपना ऑटो रोका और रोक करके बोला, भैया आप एनडीटीवी में आते हैं ना? मैंने कहा जी। आपने कल 8:14 पे वो एक वर्ड बोला था, उसकी जगह भाई ये वाला वर्ड बोल करके देखना, वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑटो वाला वो शख्स, ये होता है क्लास। और आपको पढ़े लिखे जाहिल बढ़िया कांच की बिल्डिंग में बढ़िया चक्के वाली कुर्सी में बैठे हुए 7 स्टार होटल में खाना खाते हुए भी जाहिल मिलेंगे। तो मेरे मन में क्लास की परिभाषा पैसे से परिभाषित नहीं होती। सही है। मेरे मन में क्लास की परिभाषा इस तरीके से होती है। आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन हो सकता है आप मन में इतने इवॉल्व हो कि आप सही बात सुनना चाहते हैं, सही बात जानना चाहते हैं, और आप इतनी बारीकी से चीजों को सुनते हैं कि आप अपना हक समझते हैं कि आप एक एंकर को आकर के बोलें कि ये वाले शब्द की जगह ये वाला इस्तेमाल करना। मैं तो दीवाना हो गया उस आदमी का। तो क्या सिखा गए ये भाई साहब। और ये सारे शिवाजी, ये हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो कभी भी मुझे फूहड़ बनने से हमेशा रोकेंगे। बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फूहड़। हम सब लोग त्रस्त हैं इस प्रवृत्ति से जो इस समय आ गई है, फूहड़पन की। अब नहीं बन पाऊंगा, मैं बन ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यू आर द जेंटलमैन जर्नलिस्ट। ये इसमें मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल दूं कि मैं बहुत सालों से जा रही थी एनडीटीवी पर, और जो आपके कई बार वो ड्राइवर्स आते थे पिक करने, जो कंपनी की गाड़ी आती थी। एक तो होता था जो बाहर से आउटसोर्स के लिए, कई बार ये होता था। तो वो उन लोगों का तौर तरीक़ा, बात करने का अंदाज़, और जो एक ठहराव है ज़िंदगी में, एक जिसको कहते हैं ना कि कोई हबर तबर नहीं है, वो उन लोगों की शख्सियत और में वो भी होता 3 था। दशक पुराने हैं कंपनी में। एग्जैक्टली इसी पर आ रही थी मैं कि वो 3 दशक से हैं। डॉक्टर रॉय के इतने खूबसूरत किस्से उनके पास होते थे, और जब पता चलता था डॉक्टर रॉय के को भी वो शोफर करते हैं, ड्राइवर हैं, उनके भी रहे हैं, तो मैं पूछती थी जब कुछ उनके बारे में, तो हमेशा इतनी शानदार बातें पता चलती थी डॉक्टर प्रणय रॉय के बारे में। डॉक्टर साहब, पता नहीं ये पॉडकास्ट कभी आप तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने
पूरी जनरेशन्स की तरबियत की है जर्नलिस्ट की, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उसकी, तो उसके लिए बहुत आपका आभार रहेगा। भारत का जर्नलिज्म आपका आभारी रहेगा। ये बात सही है कि द वर्ल्ड दिस वीक से लेकर के, मतलब हम तो, हमारे लिए तो वो हाई पॉइंट होता था। हम बच्चे थे उस वक्त जब द वर्ल्ड दिस वीक आता था, और उस वहाँ से हम पिक करते थे कि हमें वो वर्ल्ड की वो कहानियाँ जो हमें नहीं मिलती थी अदरवाइज। दूरदर्शन में भी जो न्यूज़ आती थी दुनिया के बारे में, वो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा जा रहा होता था, बहुत कम उसके सीन होते थे। और डॉक्टर रॉय सीन वो लेके आए थे, फुटेज लेके आए थे, तो पहली बार हम फुटेज देख रहे थे दुनिया का, सारी दुनिया का, कभी अमेरिका का, कभी हांगकांग का, कभी कुछ, तो और फिर उसके पीछे एक कहानी होती थी। तो गज़ब, उनकी शुरुआत ही आइकॉनिक शुरुआत थी उनकी, बेशक इसमें। अभी हम लोग मतलब वी हैव बीन सो फॉर्चुनेट, हमने द रेड माइक शुरू किया, और अभी जब इलेक्शंस हुए तो डॉक्टर रॉय ने स्पेशली कहा कि आप डिकोडर जो उनका प्लेटफॉर्म है, इलेक्शन के दिन कुछ समय आप यहाँ आके भी एंकरिंग करो। इतना अच्छा अनुभव था शिवा जी कि 2024 का चुनाव जो जिसे कहते हैं ना ओरिजिनल टेलीविजन का जो इलेक्शन कवरेज का जो ओरिजिनल चैंपियन है, Yes. उनके साथ बैठ करके आप 2024 के चुनाव की एंकरिंग कर रहे हैं। मतलब वो बहुत रोमांचक है, बहुत ज्यादा। मैं और क्या मांगू, हम ये दर्शक, इससे थ्रिल मिलती है। हाँ, हम दर्शक वो देख करके बहुत ज़्यादा रोमांचित थे कि वाह, टीम वापस आ रही है, टीम वापस इस तरह से इस मौके पर जुड़ गई, सही मौके पर जुड़ गई। जो आप सब लोगों का कोर एक्सपर्टीज़ है वो मिल रहा था वहाँ पर, तो ये बात सही है। अच्छा, द रेड माइक का जिक्र किया, मैं उस पर आना ही चाहती थी। हाँ। एक तो ये कि द रेड माइक में जो लीगेसी है एनडीटीवी की, उसकी झलक मिलती है। कैसे ये सोचा कि ये द रेड माइक इन स्पाइट ऑफ एनडीटीवी बिकमिंग गैर हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो अपना है उसको आपने पकड़ लिया, है ना? एक्चुअली हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, ये दिस नेम जस्ट डॉन्ड, मतलब हम लोग जब बैठ करके सोच रहे थे ऑलमोस्ट इसी टाइम पिछले साल इसके बारे में सोच ही रहे थे क्या करें क्या करें, तमाम नाम पर चर्चा हो रही थी। तो फिर मुझे याद है हम लोग सब बैठे हुए थे, एक बड़ा ग्रेटर कैलाश का एक बड़ा आइकॉनिक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर पूरा प्लान जो है वो अखबार और नैपकिन पे तो बना है कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लोगों में ना ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब वो उस तरीके से। कभी कभार तो ऐसे लगता था हम लोग क्या ही करेंगे, मतलब हम लोगों की एक्सपर्टीज तो बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं ना शिवा जी, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप जैसे किसी बिजनेस करने वाले को अपने साथ बिठा लें तो आपको आप कितने व्यर्थ हैं ये साबित करके आपको गम में डुबो देंगे। उनकी अहमियत उसी से बनती है। हाँ, वो आपको ये बता देंगे कि ये ऐसे धंधा कैसे होगा, कंसल्टेंट्स का काम यही और होता क्या, ये धंधा कैसे करोगे, इसमें ये आपका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट और ये और ROI और ये सब, और फिर सडनली आप ये सोचते हैं कि मेरा इसके बीच में मेरा पैशन कहाँ है, मेरा जर्नलिज्म कहाँ है भाई इस सब के बीच में। तो इस वजह से मैंने ये बोला, ये प्रेशर हम तीनों फाउंडर्स ने अपने ऊपर लिया ही नहीं है। नहीं क्या भाई, कोई आदमी आ करके हमें ये बोलेगा ना योर बिजनेस मॉडल और योर वो, व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, मेरा बिजनेस मॉडल यही है जो हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारा दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना लोगों के साथ, तो वो बिजनेस सेंस भी बन जाएगी। बेहतरीन, यस। मेरा बिजनेस मॉडल अगर आप पूछ रहे हैं, मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं जो काम करना जानता हूं मैं वो करते रहूं, मैं वो करते रहूंगा। अगर मैंने वो नहीं किया ना तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, मैं उन बाकी सारे बिग लेगेसी टीवी मीडिया चैनल्स की तरह हो जाऊंगा जिनका अपने दर्शकों से कनेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो बैलेंस शीट देख रहे हैं, और आपको दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे शिवाजी जो आपको ये बोलेंगे कि अरे धंधे के बारे में सोचो, सैलरी देनी है कि नहीं, धंधा सोचो, धंधा नहीं सोचना। क्या सेटअप है द रेड माइक में? हम 3 लोग हैं। पहले मैं नाम की बात बता दूं आपको, क्योंकि वो सवाल आपने पूछा था। तो नाम ऐसे ही हुआ, चर्चा हुई कि क्या नाम दें ये वो, तो ये हुआ कि लाल माइक कैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक इमोशनल जुड़ाव था, वो लाल माइक वाले आ गए, लाल माइक। एक तो वो, दूसरी चीज़
ये इस रंग से बड़ी मोहब्बत है हम सबको, तीनों को. दिस इज अ कलर ऑफ लव, दिस इज अ कलर ऑफ रेवोल्यूशन, रेबेलियन. मतलब आप, दिस इज अ कलर ऑफ लाइफ. आपके रक्त का रंग लाल है, मतलब वो बेशक लाल, फुल ऑफ एनर्जी. लाल आइडियोलॉजी मैं के समझ लिहाज गई. से मत देखिए. मैं समझ गई. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो तुमने कम्युनिस्ट कलर रख लिया. अब ये आपके सोचने. अभी हम ग्रीन माइक होते तो आप बोलते ये तो आपने मुसलमानों को रिझाने के लिए रंग रख लिया, है ना. भगवा रख लेते तो आप बोलते कि ऑरेंज माइक रख लेता तो आप And so बोलते on. एंड सो ऑन. तो ये तो रंगों का वर्गीकरण में हमको ये लगा कि ये अच्छा कुछ ऐसे रख लेते कि फलाना XYZ न्यूज़ या फलाना न्यूज़, ये चीज़ नहीं करनी थी. तो बस इट जस्ट क्लिक्ड. 3 लोग बैठे थे, एकदम से ये हुआ कि द रेड माइक कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा. देखें ट्रेडमार्क किसी ने करा तो नहीं रखा है. खट से वेबसाइट पे गए, तुरंत सारे क्लासेस में इसको ट्रेडमार्क कराया, और वो दिन और आज का दिन चल रहा है. एक तो कंटिन्यूटी लीगेसी की, जो आप तीनों की जो तजुर्बे की जो लीगेसी है वो भी है. अलाइंड है ना अपने सोचने के तरीके में. अच्छा, तीनों जो हम फाउंडर्स हैं, सुनील सैनी जी फर्स्ट जनरेशन टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं. 1990s से वो टेलीविजन कर रहे हैं, तब से उन्होंने टीवी जर्नलिज्म किया हुआ है. मैं हूँ सेकंड जनरेशन. मैं 2002 में जर्नलिज्म में आया और 2005 में टेलीविजन शुरू किया. हमारे तीसरे पार्टनर जो हैं सौरभ शुक्ला, वो थर्ड जनरेशन टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं. 2012 में उन्होंने शुरू किया अपना टेलीविजन करियर. शानदार रिपोर्टिंग है. हाँ एग्जैक्टली. तो ये तीनों लोग, हमारे विचार एक जैसे नहीं हैं. फंडामेंटल इश्यूज पर हम एक जैसे हैं. हमें कैसी पत्रकारिता करनी है उस चीज पर सेम है, और कैसी नहीं करनी है, कैसी नहीं करनी है उस पर भी एकजुट है. वो अलाइंड है. लेकिन उसके अंदर स्टोरी की अप्रोच को लेकर के क्या शब्द बोलें, आप देखिए, मतलब गजब की क्रिएटिव टेंशन होती है हम तीनों के बीच में. हाँ. ये वाला शब्द सर नहीं यूज करते हैं, ये वाला शब्द अच्छा नहीं है, ये इसकी जगह ऐसा कर लें, क्या हो ऐसा कर लें. तो उसमें ये होता है ये हर बार हम ये बोल देते हैं ये. अब मुझे ऐसे लगता है कि बतौर पत्रकार इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं जब आप अपने आप को इस एरिया में रख रहे हैं जहां आपने अपने दिमाग को पूरी तरीके से इन चीजों में घेरा हुआ है कि आप बहस कर रहे हैं कि वो आदर्श शब्द कौन सा हो जो हम बोलें, या वो आदर्श एंगल क्या हो जो हम लें. वेरी क्रिएटिव एक्सरसाइज. ये क्रिएटिव एक्सरसाइज है. यही चीज हम वो जब पिछली संस्था में जो हम थे, हम वहां रह करके भी यही काम करते थे, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं और यही काम करना है. हाँ बिल्कुल. बैलेंस शीट वगैरह अपने आप को देख लेगी. ये काम अगर छूट गया ना तो फिर वो बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगी. संकेत, ये एक भ्रांति है कि लोग अच्छा काम पसंद नहीं करते हैं. हमेशा आप ये देखिए, वो सारे लोग जो अपने विधा से, जो एकला चलोक से जो सफल हो रहे हैं, वो अच्छा ही काम करके सफल हो रहे हैं. और ख़ासकर इस बातचीत की दुनिया में तो ये एक भ्रांति है. और ये जितनी जल्दी टूटे, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग इसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर उससे जो ऑनस्लॉट होता है गंदे काम का, ख़राब काम का, वो कान छील देता है. वो बहुत खराबी आ गई. प्रॉब्लम यही है. देखिए सारी चीज़ें घूम फिर के पैसे पर आकर के टिकती हैं. टीवी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप बहुत बड़ा सेटअप बनाते हैं तो फिर उस बहुत बड़े सेटअप से आपको बहुत सारा पैसा भी कमाना है. जब आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो फिर वो कोई ना कोई इकोसिस्टम ही आकर के आपको देगा, या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही आकर के देगा, है ना. कोई भलमनसाहत में तो आकर के आपको ढेर सारा पैसा दे नहीं देगा. एंड देन यू हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग. मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ. आज भी टेलीविजन जर्नलिज्म में मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, और वो जिस भी चीज़ में विश्वास रखते हैं, अगर उनको सुनने वाले लोग हैं और अगर वो अपने कॉन्शियंस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो बी माई गेस्ट, आप करिए. हमको वो काम नहीं करना. हमें बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है, या हमें क्या बोलना है, या हम किस चीज़ में विश्वास रखते हैं. वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ द ट्रूथ, जो कि तथ्यों के आधार पर हमें ऐसे लगता है कि ये हमारी बिलीफ है.
वो एक सच नहीं होता है ना, सब लोगों के अपने अपने सच होते हैं। वो तथ्यों के हिसाब से वो आप अपना तर्क निकालते हैं। तो हम जिस चीज़ को सही मानते हैं हम वो सही बात बोलते हैं, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। ये हम लोगों का एक, आप अक्सर एक दूसरे को हम याद भी दिलाते रहते हैं, बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं। से व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज पॉपुलर। तो इसमें क्या है, इसमें आपने अपने आप को थॉट प्रोसेस में बहुत तगड़ी क्लैरिटी दे दी है शिवा जी। और क्लैरिटी क्या है कि तथ्य बता रहे हैं कि कलकत्ता में रेप हुआ और मर्डर हुआ, बहुत ही विभत्स घटना थी, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाने चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्लैरिटी है ना मन में, तो फिर अब आप ये नहीं सोचेंगे कि विपक्ष का स्टेट है तो थोड़ा सा बच जाता हूँ या रुक जाता हूँ या आलोचना ज़रा हल्का हाथ रख देता हूँ। ये सब कंसिडरेशंस कब आएंगे, जब आप लोकप्रियता के पीछे जाएं कि कलकत्ता वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं बुरा ना मान जाएं, प्रो टीएमसी वाले कहीं बुरा ना मान जाएं। अरे तो इसकी चिंता क्यों करनी भाई, यहां आप अपनी क्रेडिबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सही। जैसे ही आप अपने आप को ये क्लैरिटी देंगे कि बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं, तो मैं लोकप्रियता की होड़ में नहीं जा रहा हूं। और हां, अगर सही बात लोकप्रिय हो जाती है तो हो जाए। तो ये क्लैरिटी हमारे अंदर है। और इस सब के चक्कर में शिवा जी थोड़ा सा आप यूं कहें कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार तुम तो फिर स्पीड से ग्रो नहीं कर पाओगे, एक धड़ तो तुम नहीं पकड़ रहे हो। देखो यूट्यूब पे कुछ लोगों ने एक धड़ पकड़ी हुई है, जैसे टीवी में किसी ने एक धड़ पकड़ी हुई है। तो मैंने नौकरी धड़ पकड़ने के लिए नहीं छोड़ी थी। धड़ी पकड़नी होती ना तो फिर मैं नौकरी छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। कई दुकानें हैं। और क्या, कई दुकानें हैं, वो जबरदस्त पैसा कमाते, दर दर की ठोकरें थोड़ी खा रहे होते, नया अनुभव थोड़ी ले रहे होते। आज की रेट में आटे दाल का भाव पता चल रहा है भाई, मतलब सीरियसली ये आसान काम नहीं होता। लेकिन मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। ये एक डिसीजन था जो हम लोगों ने लिया है अपने लिए, और हम लोग इस प्रोसेस को शिवाजी इंजॉय कर रहे हैं और हम इंजॉय करेंगे। वाह। ये अनुभव इंजॉय करेंगे और बात वो करेंगे जो सही हो, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। और मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है इस हिंदुस्तान में जो इस चीज से रिलेट करता है, और ये वो तबका है जो कि एक बड़ी सी गैदरिंग में चुप रहता है। और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इनको न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, उन लोगों को इंटरेस्ट है। आप न्यूज़ में उस तरीके की चीज़ उनको दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूज़ को धड़ों में बांट रखा है। क्योंकि आसान है ना इकोसिस्टम कैप्चर करना। एक तरीके की बात करो, उस एक तरीके के दर्शक जो हैं वो भर भर के आपको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यही है जो जनता सुनना चाहती है। लेकिन एक बहुत तगड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो ऐसे धड़ पकड़ने में विश्वास नहीं रखती। वो कबीरपंथी है, वो सेंट्रिस्ट है। उसको सही और गलत का फर्क अगर आप ढंग से करके देंगे तो उसको दिखेगा। उन तक पहुंचने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो द रेड माइक है ये उसी चीज का एक प्रयास है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड ऑफ ग्रोथ। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जो कि लोकप्रिय हो, कि फलाने को ये पसंद आ जाए या इसके मन को मोह ले, ऐसी बात कर दे नहीं। अगर स्पीड तो बहुत अच्छी है, हमने देखा, चेक किया था। हाँ, तो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कोई शिकायत नहीं होगी। दर्शकों ने आपको भरपूर दिया जैसा आप उनके लिए काम कर पर शिवा जी ये प्रेशर नहीं लेना है। जैसे ही आप ये प्रेशर लेने लगेंगे ना कि यार पिछले महीने यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आपको एनालिटिक्स के माध्यम से वो प्रेशर भी देते हैं। ये वाला वीडियो जो है इसमें इतने ही व्यू आए, उस वाले में उतने आए थे, इस बारे में 3% कम आए, चार्ट ऐसे बन के आता है यूं, फिर किसी वीडियो में यूं। ये सब क्या है, जाने अनजाने में इट मैसेज विद योर वे ऑफ थिंकिंग। चौथे दिन जब आप ऐसा वाला चार्ट देखेंगे ना तो आप अपने आप से सवाल पूछने लगेंगे, यार हम क्या व्यर्थ हैं क्या? हमें पत्रकारिता नहीं आती, हमारी पत्रकारिता कोई देख ही नहीं रहा, ऐसे तो बंद हो जाएगी दुकान। ये वाले जज्बात आपके अंदर वो ग्राफ्स ले आते हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट? डील यही है, बात जो सही हो, लोकप्रिय नहीं, पैशन प्रोजेक्ट है ये।
शिवा जी दुकान नहीं खोली है, दुकान नहीं है। मुझे ये नहीं है कि आज मुझे 6 वीडियो में इतने मिलियन व्यू करने ही हैं। ये तो वो वाली मानसिकता हो गई कि आज मेरी गारमेंट्स की दुकान है तो 10 साड़ियां अगर नहीं बिकेंगी तो आज, ये खबरों की दुनिया है। ये दिस इज नॉट अ गारमेंट स्टोर, या ये मैकडोनल्ड्स का आउटलेट नहीं है कि आज तो असेंबली लाइन पर 50 बर्गर निकालने ही निकालने हैं। तो ये जब तक आप इसको पैशन प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक, और इसके लिए थोड़ा सा जिगरा और दिल बड़ा करके, हाँ, तो ये बैंडविड्थ हम तीनों पार्टनर्स ने अपने आप को दी हुई है। हिम्मत का काम है, हिम्मत का काम है, ये हमने अपने आप को दी हुई है। वेयर वी आर कॉग्निजेंट कि और मेरा ये मानना है कि वो एक ऑडियंस है जो देख रही है, बेशक, और वो आशीर्वाद मिल रहा है। तो फिर मैं क्यों, मतलब मैं कोई ऐसा काम क्यों करूं, एक इकोसिस्टम ड्रिवन काम क्यों करूं? ऑडियंस है ना, बहुत लोभ में नहीं आना चाहिए। एक बहुत लेजी सा एक्सक्यूज बहुत सालों तक रहता है मीडिया में, एंटरटेनमेंट मीडिया में भी रहता है और न्यूज़ मीडिया में भी है कि पब्लिक ये देखना चाहती है, पब्लिक डिमांड है। ये इससे बड़ा छल और कुछ नहीं। हाँ, पब्लिक को आपने कोई सर्वे नहीं किया, आप अपनी गिरावट को जस्टिफाई कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो ये टीवी में बहुत होने लगा है, बहुत ज्यादा। हाँ। कि अरे पब्लिक यही देखना चाहती है। आपको कैसे मालूम? आपने पोल करा है? आपने कोई किस एजेंसी ने ये पोल करा है? कौन सा सर्वे कह रहा है कि पब्लिक यही देखना चाहती है? सबसे बड़ी बात, पब्लिक कौन है? हाँ, कौन है पब्लिक? हाउ डू यू डिफाइन पब्लिक? और बहुत बड़े चैनलों के एंकर्स शो में बैठ करके अपनी तारीफ करने लगे, अपनी टीआरपी बताने लगे, अपने को नंबर 1 खुद अपने मुंह से कहने लगे, और उसमें जो मैनिपुलेशंस थे, जो कुछ थे, वो बाद में हमारे सामने आया सब कुछ। तो ये एक अजीब तरह का कॉम्पिटिटिव, जहाँ पर एक एथिक्स का सवाल, केंद्रीय सवाल है, बुनियादी सवाल है। आपको पता है शिवा जी, डॉक्टर रॉय एक चीज़ बोला करते थे, टीवी पे ही उन्होंने एक बार बोला था, और मैं उन दिनों एनडीटीवी में नहीं था, किसी और चैनल में था। मैंने वो बात सुनी और मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये एक ऐसी बात है जो कि मैं गांठ बांध करके रखूंगा और हमेशा अपने आप को याद दिलाऊंगा। यदि किसी दिन किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारे अंदर अहम आ गया है, उन्होंने बोला कि जर्नलिस्ट आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, बट दे आर द मोस्ट सेल्फ इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंपॉर्टेंस की जो बीमारी है ना, एक अजीब सा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड एंकर्स में, मेरे फैंस। अरे आप पत्रकार हैं, आप ना तो गायक हैं, ना आप एक्टर हैं। अव्वल तो आपके फैंस नहीं होने चाहिए। भाई पत्रकार का काम फैन बटोरना नहीं होता, और अगर आप फैन बटोर रहे हैं इसका मतलब फिर आप पत्रकार नहीं है। अभी मैं बनारस में था और अपने जीवन का पहला एक अवार्ड लेने, जिसमें आपने भी इतना जबरदस्त मैसेज दिया, थैंक यू सो मच। दैट वाज वेल डिजर्व्ड। मैंने हमेशा अपने आप को अवार्ड्स से दूर रखा, हमेशा, बहुत कॉन्शियसली। पहले तो कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन जब पूछना शुरू किया तो दूर इसलिए रखा क्योंकि वो अवार्ड्स ऐसे लोगों को इस लिहाज से मिल रहे थे कि मुझे ऐसे लगता था कि भैया अव्वल तो मैं इसको डिजर्व नहीं करता, और दूसरी चीज मुझे चाहिए भी नहीं। एक, आप पैसा रखवाइए इवेंट में, वो अवार्ड की कैटेगरी में एंट्री के लिए आप पैसा दीजिए, Exactly. और उसके बाद आप वो अवार्ड पा जाइए। हालत यहां तक आ गई थी शिवाजी कि आप अगर ज्यादा पैसा दे दे रहे हैं तो आपके लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी जाएगी कि आपको अवार्ड दे दिया जाए, और उसके बाद फिर आप उस कार्यक्रम के अंत में अपने स्क्रीन पर चलाएं कि फलाना चैनल का आज फलाने अवार्ड में बजा डंका। डंका तो बजेगा ही, पैसे ही आपने दिए हैं तो आपका डंका ही डंका है। तो ये वाले अवार्ड में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसा प्रोसेस बन गया था अवार्ड्स का, पैसा दीजिए, मतलब काम हो जाएगा। इस फंक्शन में आप ये टेबल्स खरीद लीजिए जी, इस टेबल्स पर इतने मतलब चैनल लाखों में पैसा देते थे। तो जब आप लाखों में पैसा देंगे तो फिर 45, 50, 100, 150, तो कह रहा हूँ पूरी फैक्ट्री लगा लो आप अवार्ड की। तो ये इसकी तो कोई मेरी नज़रों में तो वैल्यू नहीं है। अवार्ड मेरी नज़र में वो होता है जो कि
आपको कंधे पे हाथ रख के कोई ये बोल दे कि सर वो शब्द जरा देख लीजिएगा। कोई कितनी बारीकी से आपके कहे शब्दों को उतार रहा है अपने शिवाजी, अंदर। वो था अवार्ड मेरा, बेशक। वो था अवार्ड। और उसके बाद बनारस में जब ये कैरेक्टर ट्री अवार्ड थे स्वामी ओमा के, तो उन्होंने बताया कि ऐसा अवार्ड, मैंने कहा स्वामी जी अवार्ड से ज़रा मैंने कभी नहीं लिया। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और मेरा काम मुझे बताना शुरू किया, और मुझे लगा यार ये तो तौहीन होगी कि इतना इतना ज़बरदस्त कोई कदरदान है जिसने 20-22 साल की जर्नी मैप की है और स्वभाव पर रखा है, और वो भी निस्वार्थ। तो फिर तो ये तो मेरा एरोगेंस होगा अगर मैं ना जाऊं। हाँ, उनका प्रोसेस बहुत इम्पर्सनल है। वो पूरी कहीं से भी आपको पता नहीं होता पहले से हाँ। कि ये आपको वो इस तरह से आंक रहे हैं कि आपका काम क्या है, और तो फिर अचानक पता चलता जब उन्होंने वो दिया तो फिर उस स्टेज पर भी मैं जब बोला था तो मैंने उनको ये बोला कि आप कैरेक्टर ट्री अवार्ड दे रहे हैं। मैं सकुचाया इसलिए था क्योंकि कैरेक्टर के दो मतलब होते हैं कैरेक्टर शब्द के। एक होता है चरित्र जिस संदर्भ में आप ये अवार्ड दे रहे हैं, और एक होता है किरदार। मेरे प्रोफेशन में जब किरदार को ही चरित्र मान लिया जाए और उस हिसाब से आपको अवार्ड दिया जाए, तो फिर मैं नहीं समझता कि मैं उस अवार्ड का हकदार हूं। तब फैन आ जाते हैं वहां पर। हाँ, क्योंकि आपके किरदार को आपका चरित्र बता करके अवार्ड दिया जा रहा है, और आपने एक किरदार बना लिया है अपना। आप स्टार बन गए हैं। आप पत्रकार नहीं हैं, आप स्टार हैं। तो फिर आप वो सारी चीजें करेंगे कि आपके स्टारडम बने रहने के लिए कि 4 लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाएं, 4 लोग आपसे बोले बिग फैन ऑफ यू सर। भाई, आप असली पत्रकार तब बनेंगे जब ये आदमी जो आपके पास फैन बन के आया है वो ये भी बोले मुझे आपकी वो बात अच्छी नहीं लगी, आपने मुझे बड़ा निराश किया। मेरी नजरों में तब आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया। पत्रकारिता का काम फैन बटोरना नहीं होता, वो आपने फैंस की आलोचना करना भी होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन। एग्जैक्टली फैन क्लब बनाना नहीं है ना मेरा काम। जॉर्ज ऑरवेल कह गए दैट जर्नलिज्म इज व्हाट नोबडी एल्स वांट्स प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। तो उस फंक्शन में मुझे याद है उन्होंने एकदम से मुझे खड़े होकर के बोलने को कह दिया बनारस में कि कुछ स्पीच दीजिए। अच्छा, अपने बारे में बोलने में जितना कष्ट होता है ना, भले ही आप प्रोफेशन आपका बोलने का हो, लेकिन जब आपको अपने बारे में बोलना हो तो बड़ी बड़ी उलझन होती है। क्या बोल दें यार अपने बारे में, शर्म भी आती हाँ है। तो थोड़ी सी लज्जा भी आती है कि मतलब क्या ही बहुत महान बन रहे हो, इतना महान नहीं हो कि। तो मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ बोलना भी है, और मैंने अपने पत्रकारिता के अनुभव में ये सीखा है कि एक अच्छे पत्रकार को जब तैयारी ना हो तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और जब तैयारी पूरी हो जाए और फिर भी अगर कोई आदमी अपना मुंह बंद रखे फिर वो पत्रकार नहीं है। तो हम लोग द रेड माइक के साथ यही कर रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, वहाँ हम अपना मुंह बंद रखते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी है और हम देख रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है, और उसके बावजूद अगर हम अपना मुंह बंद रख रहे हैं, तब फिर हम पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, फिर हम कुछ और कर रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं। और यही चीज़ हमने अपने आप को गिफ्ट की है द रेड माइक में। एक बात और है, द रेड माइक में ये जो एनालिसिस और रिपोर्टिंग का जो बैलेंस है, इसके बारे में बताइए। क्या सोच के चले थे शुरू से कि हम रिपोर्टिंग और एनालिसिस दोनों का बैलेंस करेंगे? क्योंकि बाकी दूसरे जो मॉडल्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं, और आप तो बांग्लादेश तक चले गए, जी, है ना? सौरभ गए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे तय किया? क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग महंगा काम है, बहुत महंगा काम है ना? और जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपको पता है कि आपको कुछ बेसिक्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, और वो खर्चा होता है उसमें। देखिए, मैं यहाँ पर ना शिवाजी, खर्चा होता है नो डाउट, ये किसी से छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कतई भी इस मंच पर आ करके एक सॉब स्टोरी, मतलब अपने दुखियारी गीत नहीं गाऊंगा कि हमें कितना कष्ट हो रहा है और हम किन परिस्थितियों में हम ये वो। वी चोज दिस लाइफ, हमने ये रास्ता अपने लिए चुना। तो अब जब हमने चुना है
तो फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी झेलो बच्चों। इसका मतलब ये है कि अब जो भी हमारे पास पैसे हैं, उस पैसे को किस तरीके से उसमें क्या करना है, ये बजटिंग हमारे ऊपर है। लेकिन हमारी नियत क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हमारी नियत ये है कि हम वो सारी लिमिट पुश करने की कोशिश करेंगे जो हमारे सीमित संसाधन हमें मुहैया कराएंगे। तो और ये हम डिसीजन वही कि करेंगे। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, ये जो डिसीजन है ना, ये थोड़ा यूनिक है, क्योंकि आप लोग तो इंडिविजुअल्स हैं, कोई संस्था नहीं थे, है ना। 2-3 इंडिविजुअल्स थे, आप 3 इंडिविजुअल्स ने सोचा, और इंडिविजुअल एफर्ट्स और जो जमा पूंजी आप लाए होंगे, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है बैक्ड बाय सम इंस्टीट्यूशन, है ना। इसलिए पूछ रही हूँ कि जनरल रिपोर्टिंग में इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत यूनिक है आपके बारे में। एक्चुअली सौरभ की और मेरी, हम दोनों की तासीर रिपोर्टिंग की ही है। मैं भी अपने जीवन में एंकर और जो यश प्राप्त किया वो तो सब टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 2002 में इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, फिर एनडीटीवी फर्स्ट हाफ, उसके बाद न्यूज़ एक्स में 6 महीना, फिर टाइम्स नाउ में 6 साल, फिर 3 साल, फिर तब उसके बाद फिर मैं आफ्टर टाइम्स नाउ आई शिफ्टेड टू बैक एंड ऑपरेशंस। वहाँ से वो परिवर्तन हुआ। तो मेरे जो शुरुआती ट्रेनिंग रही है ना जर्नलिज्म में, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की ही है। बाकी सारी चीज़ें मेरे जीवन में सेकेंडरी हैं। तो वो जो बेसिक तासीर है ना, मेरी भी और सौरभ की भी। सौरभ इज अ सेलिब्रेटेड रिपोर्टर। मतलब वो लड़का मुझे हर लम्हा कुछ नया सिखाता है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। वो जो डॉगेडनेस है, वो मतलब वो पीछे पड़ जाना, एक जमीन से कुछ करने की जिद, वो करना, तो वो भूख और वो हंगर, वो उसमें कभी हम लोगों को दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी भी तासीर वही है और उसकी भी वही है। तो एक दूसरे को समझने में, और हम लोगों के जो बॉस थे सुनील सैनी, वो अब हमारे बॉस यहाँ पर भी हैं, तो वो उनसे भी ये तासीर छुपी हुई नहीं है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है। हम एनडीटीवी में भी बेहतरीन टीम बन गई है। हम लोग एनडीटीवी में भी यही करते थे। हाँ। और मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन उनके पास रिपोर्टिंग करने की नीयत नहीं है। रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ रिसोर्स हंग्री काम ही नहीं है। रिपोर्टिंग एक नीयत का सवाल भी है। अरे भाई, मेरा ये कहना है, आप बहुत दूर दूर तक नहीं जा सकते, शहर में तो जा सकते हैं गाड़ी उठा के, पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अब आलसी हो गए आप। आपको ये लगता है कि बैठ करके मैं कुछ बोल दूं, उतने में ही काम हो जाएगा। उनको लगता होगा क्यों ये फिजूल खर्ची की जाए। क्यों जाए। और दूसरी चीज, भाई जिसका जैसा ईमान, मैं किसी की यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों के लिए ये मॉडल बहुत नेचुरली आया। हम लोगों का 8 बजे का प्रोग्राम कई बार ऑन द गो होता है। जी, देखा मैंने। सौरभ कहीं है, मैं कहीं हूँ, दोनों जहां हैं वहां से कैमरे से चालू हुए। पूरा इलेक्शन जो है हम लोगों ने सड़क पे नापा। मैं यूपी गया, बिहार गया, सौरभ जो है वो तो मतलब बहुत सारी जगह गया, मतलब फ्रॉम तेलंगाना टू झारखंड, यूपी, तो क्योंकि हमारा होम स्टेट है और बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है, तो वो तो हम कवर करते ही हैं। हरियाणा, पंजाब फार्मर एजिटेशन। अब ये सब नियत का खेल है। आप अगर एक बार ये मन बना लें कि मुझे किसान आंदोलन कवर करना है, तो फिर आप तरीके ढूंढोगे कि मैं कैसे इसको बना लूं, कैसे इसको फुलफिल कर लूं। और घर में भी तो बजटिंग हम करते ही हैं ना। बेशक। घर में कभी कभार ये होता है, यार सुनो, इस बार तो इतने ही पैसे हैं, लेकिन ये मिक्सी खराब हो गई है यार, ये नई लेनी है, चलो तो फिर ले ही आते हैं आज। तो आपने कुछ प्रावधान कर लिया उस दिन, कुछ इधर काट के उधर करके। तो ये सारा खेल नियत का है। अगर आप नियत या मन बना लेंगे कि ये करना है, तो वो
बजटिंग विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल, और कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं और भरोसा है, अपनी स्किल के ऊपर भरोसा है, और कभी के दिन बड़े कभी की रात। मुझे ये लगता है द रेड माइक एक छोटा यूनिट ज़रूर है, लेकिन एक कंप्लीट प्रोटोटाइप है। नाउ इट विल ग्रो इनटू समथिंग रियली बिग, बट कंटिन्यूइंग ये विद द शब्द आपने बड़ा खूब फरमाया, प्रोटोटाइप। Yeah. क्योंकि हमारे जो सैनी सर हैं वो ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप तैयार करके Yes. लोगों को दिखाया। एक कंप्लीट प्रोटोटाइप है। इट कैन एक्सपैंड इनटू अ फुल फ्लेजेड थिंग विद दीज बेसिक्स ओनली, है ना? मैं आपको अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता सकता हूं जो कि इतने छोटे से एक यूनिट ने क्रिएट कर दी है सिर्फ एक नियत होने की वजह से। प्रोग्राम्स आप गिनते चले जाइए हमारे पास क्या क्या है। द रेड माइक दुनिया यूट्यूब पर हिंदी में, ये जो अजम्पशन होता है ना कि हिंदी के लोग इंटरनेशनल में इंटरेस्ट नहीं, अरे कैसे नहीं है लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट? देखिए ना हमारा कार्यक्रम द रेड माइक दुनिया, द रेड माइक बेरोजगारी सीरीज, द रेड माइक लोकतंत्र सीरीज, जिसमें जिन्होंने लोकतंत्र पर किताबें लिखी हैं उनका इंटरव्यू, द रेड माइक सिनेमा, कुछ देखा जाए, गाड़ी बुला रही है, ऑटो शो, ठीक है, इस तरीके से एक 8 बजे का हमारा शो। बहुत सारी चीजें तो मैं भूल रहा हूं। द रेड माइक राउंड टेबल, मतलब मैं आपको कम से कम नहीं तो 10, 12, 13 प्रॉपर्टीज गिना सकता हूं। इतनी प्रॉपर्टीज तो टेलीविजन चैनल्स नहीं चला रहे जितनी यहां पर ये छोटी सी चीज। सारा खेल शिवाजी नियत का है। आपके पास इरादा है कि नहीं कि आपको करना है। अगर आपके पास नियत है, इरादा है, तो आप कर लेंगे। मेरी नज़र थी उस पर, इसीलिए मैं ये कह रही थी कि इट विल ब्लूम इनटू समथिंग वेरी बिग, बट विद दिस बेसिक मॉडल ओनली। ये कंप्लीट मॉडल है आपका, तो ये ज़बरदस्त है। ज़बान का सवाल मेरे लिए बड़ा अहम रहता है, ख़ासकर जो हिंदी का जो जर्नलिज़म है उसमें ज़बान में गिरावट और मिलावट दोनों बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहुत शुफ्ता, बहुत सादी मगर ऑथेंटिक ज़बान बोलते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। अभी की भी पूरी बातचीत में आपने हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए, और सब जगह ज़ेर ज़बर दुरुस्त था। ये कहाँ से आया? सब जगह ज़ेर ज़बर दुरुस्त था। डिक्शन वॉज फ्लॉलेस, अंग्रेज़ी में भी फ्लॉलेस, हिंदी में भी, उर्दू में भी। ये तो ये घर की देन, यही मैं कह रही थी। तो ज़रा अब बताइए घर के बारे में, ये कहाँ से आया? ये मेरे घर की देन है पूरी तरीके से शिवा जी। ये एक तो मेरा परिवार फैज़ाबाद अयोध्या का है। मेरे पिताजी अयोध्या के हैं और मेरी माताजी फैज़ाबाद की। अब तो पूरा ज़िला अयोध्या हो गया, लेकिन उस समय फैज़ाबाद ज़िला था। सुल्तानपुर रोड पर एक गांव है डाभा सेमर, फैज़ाबाद में ही, वहाँ पर मेरी माताजी का घर। और अयोध्या में एक जगह है जिसको कहते हैं सरयू बाग, क्योंकि सरयू नदी एक ज़माने में घर के एकदम पास से बहती थी, तो इस वजह से उसका नाम था सरयू बाग। और वो करीब 150 या 160 साल पुरानी संस्कृत पाठशाला है, जो कि उपाध्यायों ने, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला सेटअप की थी अयोध्या में। तो वहाँ वो मतलब पिताजी का उसी पाठशाला से पढ़े हुए हैं मेरे पिताजी। हाँ, तो ये बैकग्राउंड रहा। मैं तो दिल्ली में पला बढ़ा, मूलचंद में पैदा हुआ, और उसके बाद फिर आजीवन मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। पहले मम्मी पापा गोल मार्केट में रहते थे, उसके बाद फिर हम लोग जमुना पारी हो गए, मयूर विहार शिफ्ट हो गए। अपना पूरा जो होश संभालने के बाद का जो जीवन मुझे याद है वो सब मयूर विहार का ही याद है, ईस्ट दिल्ली का। पत्रकारों का इलाका बन गया था वो। हाँ, करेक्ट। तो लेकिन घर में मेरे दिल्ली में रहने के बजाय, दिल्ली में रहने का एक ही होता है ना, अगर आप पुरानी दिल्ली में हैं तो आरिया जारिया हो जाता है, और अगर आप बाकी दिल्ली में हैं तो एक तू तड़ाक, अबे, अयो जइयो, ऐसी भाषा हो जाती है। थैंकफुली शिवाजी मेरे घर में, दिल्ली में ही हम पले बढ़े, लेकिन मेरे घर में मम्मी और पापा जो हैं वो अवधी में एक दूसरे से बात करते थे। और बचपन से ही जो देखा है वो घर में एक दूसरे से आप करके बोलना देखा है। और पिताजी, जैसे हम कभी बाहर से आ करके, मैं और मेरी बहन ये बोले ये नहीं होएगा, पंजाबी इन्फ्लुएंस है ना दिल्ली में, तो तुरंत पिताजी बोलते थे होगा।
ये मतलब बहुत ही कम उम्र से ये जो ट्रेनिंग, हम लोग कांस्टेंट ट्रेनिंग पर थे, और ये उसी का फायदा है कि जब हम बोलते थे, हमें बताया जाता था खरगोश, ये सब घर की ट्रेनिंग है, और वो धीरे धीरे मतलब ऐसे ऐसे दिमाग में बैठ गई है कि अब वो आदत बन गई। नाउ इट इज मसल मेमोरी। अब वो मुंह से गलत निकलेगा ही नहीं। फिर भी बहुत गलतियां हो जाती हैं, अभी भी हो जाती हैं। अभी कल ही डांट पड़ी है मुझे एक चीज पर, क्या तो हाँ, मैंने एक बार बोल दिया कि अल्फाजों की दुनिया, तो मेरे पिताजी ने बोला कि लफ्ज होते हैं और अल्फाज होते हैं, मतलब लफ्ज का अल्फाजों जज्बातों नहीं होता। हाँ, जैसे जिलों नहीं होता, तो वो अभी भी वो चलता रहता है। इस मामले में आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास घर में एक चलते फिरते भाषा के आप स्कैन होते रहते थे। एकदम एकदम, और वो चाहिए भी अभी, क्योंकि जब आप खास तौर से द रेड माइक जैसा एक चैनल जिसमें आप तारीफ भी इसी बात की कर रही हैं कि आपने भाषा की एक शैली को बना करके रखा है, उसको फूहड़ होने से बचाया है, ऐसे में अगर मैं बेसिक गलतियां करूंगा तो जो कदरदान हैं वो मायूस महसूस करेंगे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी अच्छा करना चाहता हूं। तो रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वो उसकी ट्रेनिंग घर में हर रोज हो रही है, तो ये एक फायदा है। बातचीत छोड़ के पहले लफ्ज को ठीक किया जाता है कि यहाँ पर रुको और इसको ठीक करो। ये ऐसे करेक्ट, नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे घराने मौजूद हैं अभी, सलामत रहें, और इसीलिए ज़बान बची रहेगी और ज़बान चलती रहेगी। वरना दिल्ली में तो बच्चों को जो स्कूल जाते हैं वो तेरे को मेरे को शुरू हो गया है, और तू तड़ाक तो इतना आम है कि हैरत होती है कि ये बच्चे जो घर में बिल्कुल नहीं बात करते इस अंदाज में, वो अपने दोस्तों के बीच में जब कभी आई जस्ट ओवर है कि फ़ोन पर बात हो रही है तो तू आ रहा है, तू पहुँच रहा है। पर मैं शिवा जी, मेरा इसमें एक टेक है। मेरा ये कहना है कि आप को हर चीज के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी जामा मस्जिद इलाके में हैं, मैं अभी अगर बाहर चले जाऊं और अगर मुझे बाहर किसी से इंटरेक्ट करना हो, और सपोज वो भाषा की शैली अगर उस तरीके से अपनी बात को प्रभावी रूप से मेरे लिए कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं वहां पर भाषा की प्योरिटी लेकर के बैठ जाऊंगा तो वो हो सकता है कम्युनिकेशन में, जैसे मैं जयपुर में था, जयपुर में बहुत सारे दुकानदार अगर आपको कोई चीज ये बताना चाहें कि ये एकदम जेन्युइन माल है, तो वो उसको कहते हैं ये जेनाइन है। जेनाइन है। हाँ। अब ये है, बोलचाल की भाषा है, गलत है, लेकिन अब प्रचलन में है। अब आप या तो उसकी हिंदी सही करने में अपनी दिमाग लगा दीजिए, या फिर आप उस समय अपने कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैंने जर्नलिज्म में एक चीज ये भी सीखी है कि अगर मेरा मकसद कम्युनिकेट करना है, तो कहीं किसी जगह में जा करके अगर आप घुलने के लिए, मिलने के लिए, या किसी को कंफर्टेबल करने के लिए अगर आप थोड़े से उनके जैसे हो रहे हैं, या उनकी जबान का कुछ, या उनका एक अ स्लाइस ऑफ देयर लाइफ फ्लेवर अगर आप ला रहे हैं। जैसे अगर मैं बाहर जाकर के अगर किसी से मजाक करूं और मैं ये बोल दूं कहाँ जा रही है चाचा, तो मैं इसको आई वोंट कंसिडर इट एन असॉल्ट ऑन माई। नहीं, ये एम्पावरिंग भी होता है। आप वो कनेक्टेड महसूस करें, कनेक्टेड भी महसूस करेंगे और आप खुद एलियन नहीं लगेंगे। ये स्ट्रीट स्मार्टनेस भी है। और जो दिल्ली में क्योंकि बाहर से हम अयो जइयो होएगा और ये सब सीख रहे थे, घर से हम खरगोश सीख रहे थे, घर से सही हिंदी सीख रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मिल गया। तो अब हम स्ट्रीट स्मार्ट भी हो सकते हैं, गली की जबान जरूरत पड़ने पर उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सही क्या है उसकी भी जानकारी है। लेकिन अनअवेयर रहना ये कोई बहुत समझदार नहीं है, और खास तौर से पत्रकारों के लिए। अब पत्रकार क्या है, वो लैंग्वेज में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, और खराब हिंदी को, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये फलाने बात की खिलाफत कर रहे हैं। ये तो कमाल है। वो क्योंकि मुखालफत को वो लफ्ज ही नहीं आप
अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको सिखा भी दिया जाएगा तो आप उसको समझना नहीं चाहिए। वो उनकी मसल मेमोरी है। हाँ, ये गलत है। मैंने भी बोला था एक आधा बार, खिलाफत मेरे मुंह से भी निकल गया था, मुझे तुरंत कुछ लोगों ने करेक्ट किया तो मैं करेक्ट हो गया। लेकिन हाँ, मैं मुखालफत जैसा शब्द सड़क पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये एक चीज। एक बहुत बड़े पत्रकार जो बहुत बड़े पत्रकार जो चैनल हेड वगैरह रहे हैं, सब कुछ है, वो जिंदगी को जिंदगी कहते हैं और अभी भी कहते हैं जिंदगी। मतलब जिंदगी को जिंदगी कहा जाए और फिर उसको भी खराब करके जिंदगी कहा जाए। और इतना वो अफसोस होता है कि वो जब अपना शो करते हैं तो जिंदगी कहते हैं। जर्नलिस्ट, खास तौर से जब आपका पेशा ही बोलना है, तो फिर आप ये चीज नहीं कर सकते। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा काम बोलना है और मैं जानबूझ करके गलत ही बोलता रहूं। ये चीज आप नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बोलने के प्रोफेशन में हैं तो आपको पता होना चाहिए। सी, इग्नोरेंस आई कैन अंडरस्टैंड। इग्नोरेंस, अभी जैसे एक थंबनेल था जिसमें मैंने अयोध्या वासियों 2 अलग अलग शब्द लिख दिए थे, बड़ी डांट पड़ी पिताजी से। उन्होंने बोला कि ये अच्छा, वो भी देख रहे हैं आपको। सब चीज देखते हैं और मुझे मतलब वो इज अनस्पोकन सपोर्ट सिस्टम दैट वी हैव फॉर लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला कि ये अयोध्या वासियों 2 अलग अलग शब्द नहीं होगा, वासियों कुछ नहीं होता। तो फिर उसको अयोध्या वालों किया, अयोध्या वालों एक शब्द बनाया। ये सारी चीजें अब पता चल रही हैं। एक्चुअली हम लोग भी क्योंकि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं और घर में हिंदी बोली जाती थी, तो इस वजह से एक हिंदी का वातावरण घर में रहा है, जिसकी वजह से मैं इतनी हिंदी बोल पा रहा हूं। लेकिन एक जेन्युइनली एक प्रॉब्लम हो भी गई है हमारे देश में कि जिस तरीके का निवेश हिंदी भाषा में होना चाहिए उस तरीके का निवेश हो नहीं रहा है। खासतौर से हमारे बच्चों ने, जैसे मेरी दादी ने मुझे हिंदी की काउंटिंग सिखाई थी जब मैं छोटा था, और वो मतलब उन्होंने ऐसी सिखाई हुई है कि मैं आज भी, आप लाइए अपना नोटपैड, मतलब मुझे पूरी काउंटिंग उनकी सिखाई हुई ऐसी रटी हुई है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि अब ये मैं नहीं भूल सकता। हम लोग इसी में झपकी खाते हैं। हाँ, बहुत ये होता है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है जो हिंदी के ये अंक अक्षर होते हैं उनके साथ बहुत होता है। अब जैसे हिंदी में 6 जो है वो उल्टा 3 है। जी जी। तो ये सब जो है वो दादी ऐसी चीज सिखा गई जो कि मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी मानता हूँ कि इस तरीके की एक ट्रेनिंग मिली हुई है। अब उस तरीके का निवेश, मतलब मैं थोड़ा अपराध बोध खुद भी होता है, हम खुद ही नहीं कर पा रहे। हम कैसे सिखा दें अपने बच्चों को, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि मैं बच्चों को हिंदी सिखा सकूं। इसी वजह से आप देखें कि आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को हिंदी समझने में बड़ी दिक्कत होती है, और जो हिंदी बोलते भी है ना घर में, उनको भी हिंदी के बेसिक्स नहीं आते। वो चालू हिंदी बोलते हैं, सड़क वाली कम्युनिकेटिंग वाली हिंदी बोलते हैं जिसमें सब कुछ मिक्स है, चौराहे की हिंदी, चौराहे वाली हिंदी बोलते हैं। बेसिक्स नहीं आते क्योंकि हमने उन बेसिक्स में निवेश नहीं किया है। हम उसमें निवेश करने को लेकर के गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हिंदी को लेकर के। यहीं पर मेरा ये मानना है कि और ये मैं गलत भी हो सकता हूं कि हिंदी भाषा नेचुरली हिंदुस्तान में लोगों की जबान नहीं है। आप सही हैं। इसी वजह से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जमीन पर उस तरीके की नहीं है जिसमें उसके ग्रामर और ग्रामर के रूल्स को लेकर के लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएं, क्योंकि उनको वो ग्रामर के रूल्स की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हिंदी तो इज एन अमेलगमेशन ऑफ मेनी रीजनल डायलेक्ट्स। अवधि जाइए तो वो अवध वाला जो है वो अपनी अवधि बोल रहा है, और वो सदियों पुरानी सदियों पुरानी अवधि है। अब वो आपकी नई नवेली हिंदी और उसके नियम क्यों सीखेगा?
यही मैथिली, यही ब्रज, यही राजस्थान की भाषाएं। देखिए, हिंदी आधुनिक भाषा है जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो उसके साथ अलाइंड है वो। और बाकी जो जिनको हम छोटा समझ के बोलियां कहते हैं, असल में भाषाएं वो हैं। एकदम सही। हमारी नानियाँ दादियाँ कोई हिंदी नहीं बोलती थी, वो ब्रज बोलेंगी, मैथिली बोलेंगी, या ये भोजपुरी बोलेंगी, या जो भी उनकी आंचलिक, जिनको आंचलिक हम कहते हैं, वही उनके देश थे ना। अंचल ही देश था। करेक्ट। और अपने देश और विदेश का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। अंचल से निकल गया वो विदेश हो गया, है ना। एकदम। तो ये बात हकीकत है कि उर्दू भी और हिंदी भी, जो स्टैंडर्डाइज उर्दू और हिंदी है, वो किसी की भी नानी दादी की भाषा नहीं है, किसी की भी किचन लैंग्वेज नहीं है। किचन लैंग्वेज नहीं है, और इसी वजह से उसको लेकर के प्रॉब्लम होती है घरों में। हाँ, इसीलिए होता है कि अब उसके ग्रामर और उसके नियम और उसके रूल्स अब आर्टिफिशियली। अच्छा, दूसरी चीज, हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान सरकारों ने किया है, शुद्धतावादियों ने किया है। जो शुद्धतावादी है ना, उन्होंने किया है। जब हमने ये हिंदी चैनल पहली बार 2019 में प्रॉपरली मैंने हिंदी चैनल में एंकरिंग की एनडीटीवी में, जब मैं दोबारा आया, तो अभी जो हमारे साथ द रेड माइक में हैं सुनील सैनी जी, वो हमारे एडिटर इन चीफ थे। मैंने उनसे कहा, सर कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते हिंदी का शब्द मुंह पे नहीं आता, अंग्रेजी का शब्द आ जाता है, तो मैं क्या करूं? तो जो शब्द आए वो बोल दीजिए, क्योंकि ये तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। बेशक। जैसे अभी मैं संवाद का माध्यम भी बोल सकता हूं, लेकिन मुंह पर एकदम से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आया, तो जो समझने वाले हैं वो इतना समझ जाएंगे, और इसी को ज्यादा लोग समझेंगे, इसी को लोग समझेंगे। और भाषा ऐसी ही बोलनी चाहिए। कमाल खान साहब का क्योंकि जिक्र हो रहा था, तो मुझे अच्छे से याद है, हिंदी दिवस पर उनका एक स्टोरी थी, और उनकी जो स्टोरी थी उसमें उन्होंने एक पीटीसी की है, वो पीटीसी के लिए तो मशहूर थे ही, तो उन्होंने राजभाषा का मजाक उड़ाया उसमें। और वो पीटीसी मुझे भूलती नहीं, 2006 की पीटीसी है, पीस टू कैमरे के साथ। वो लखनऊ में एक जगह है, नखास या नहीं, नरही एक जगह है लखनऊ में। तो वहाँ खड़े हुए और पीछे कूड़े का एक ढेर था, और वो खड़े होकर के बोलते हैं कि एक तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में अपना सामान बेचने के लिए हिंदी हुई चली जा रही हैं, इसीलिए शायद ठंडा मतलब कोका कोला होता है, और एक हम हैं जो अच्छे भले कूड़ेदान को भी अपशिष्ट गृह कह करके पुकार रहे हैं। कृपया हिंदी की बैंड न बजाएं। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वाह, मुंह जबानी याद है अभी भी 2006 की पीटीसी, क्योंकि वो दिल में घर कर गई। अपशिष्ट गृह, अरे कूड़ादान बोल दो भाई, अपशिष्ट गृह क्या होता है? तो ये जो नुकसान किया है ना सरकारों ने हिंदी का, ये कैसी कमर तोड़ हिंदी। आप देखिए, भाषा इवॉल्व होती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बरतने की चीज़ होती है भाषा। और जब आप कार्यकारिणी मतलब वर्कशॉप करके और उसमें शब्द गढ़ेंगे, तो वो ऐसे ही शब्द होंगे जो आप, क्या बताया आपने, ये अपशिष्ट गृह। अपशिष्ट गृह, यही बहुत अशिष्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये जो गढ़ा जा रहा है ये बहुत कृत्रिम है, बहुत आर्टिफिशियल एक्ट है। जबान जो फ्लो के साथ बन रही है, जो बरतने से बन रही है, उस बरतने से ही बनेगी, और वही आपकी जबानों पे चढ़ेगी, वो दिल पे उतरेगी, वही कम्युनिकेट करेगी। लेकिन शिवा जी, यही हिंदी का एक फायदा भी है। हिंदी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि इसको बोलने वाले लोग प्योरिस्ट नहीं है, इस वजह से जो गली आम हिंदी जबान है वो बहुत ही अकोमोडेटिंग है। वो अपनी आगोश में बहुत सारे कलम की जगह अगर आप हिंदी के अखबार में पेन भी लिख देंगे, पेपर लिख देंगे हिंदी से, तो वो भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये खूबसूरती भी है। बिल्कुल। अब आप बोलिए कि नहीं, पेन क्यों लिखा, कलम लिखो, कागज लिखो, ये पेपर क्यों लिखा है? जैसे सपोज अगर आपको लिखना हो कि पेपर बैलेट की काउंटिंग हुई, तो ये सारी चीजें आप देवनागरी में लिख सकते हैं, अखबार में आपको लिखी हुई दिख जाएगी। भाई अखबार बेवकूफ थोड़ी है, उनको तो कम्युनिकेशन का माध्यम है ना। वो तो थर्मामीटर है लैंग्वेज के। फिर
ये जो इंग्लिश आई है हाँ उसी प्रेशर में आई है। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसी हिंदी बोलना चाहते हैं कि मतलब लोगों के समझ में ही ना आए, फिर तो इट इज ये इतना इंटेलेक्चुअलाइज मत कीजिए भाषा को, बर्बाद हो जाएगी भाषा। नए लड़कियां जो आ रहे हैं पत्रकारिता में कोर्स करके आ रहे हैं और अभी आपको पता है जॉब्स नहीं है, उनका भविष्य क्या, वो कैसे अपनी तैयारी करें, क्या काम करें। और जाहिर बात है कि हम न्यूज़ मीडिया को ओवर एम्फेसाइज करते हैं, जबकि मीडिया में बहुत कुछ है करने को और वो ज़्यादा मानी खेज हो सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चों को एक ग्लैमर दिखता है यहाँ पर तो वो इस तरफ आते हैं। उनके लिए मैसेज मैं शिवाजी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जब जब ये सवाल पूछा गया है, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मेरे जीवन की अप्रोच थी और उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। टो होल्ड टू फुट होल्ड टू स्ट्रैंगल होल्ड। फर्ज कीजिए कि आपके जीवन में आपके जो करियर है वो एक डीटीसी की बस की तरह है, खचाखच भरी हुई है बस। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे भरी हुई बस आती थी। अब एक तो सोच का तरीका ये है कि ये भरी हुई है, ये जाने दो, अगली खाली आएगी। फर्ज कीजिए सारी बसें भरी हुई हैं, यही तो स्थिति है पत्रकारिता में, नौकरियां नहीं है, सब नौकरियां भरी हुई हैं। टो होल्ड, पहले तो दरवाजे में अपना अंगूठा जाए, जो नौकरी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है। अभी आप एक बहुत ही यंग उम्र में विचारधारा और इस सब टाइप की बात मत कीजिए, ईगो भी मत लाइए। हर चीज आपके लिए एक अनुभव होगा, हर चीज। तो जो मिल रहा है वो लीजिए, वो आपको अच्छा या बुरा कुछ सिखाएगा। तो सबसे पहले तो अंगूठा अंदर, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना पैर जमाइए, पैर अंदर जाएगा। फिर धीरे धीरे करके कुछ लोग आगे से उतरते रहेंगे, रिटायर होंगे या उनका काल खत्म होगा, ये भी होता है, लोग इरेलेवेंट भी होते हैं। और धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप काम करते 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 कुछ आपकी मर्जी के विरुद्ध होगा, कुछ उसी में आप अपना गुंजाइश ढूंढते हुए एक एक्सीलेंस की तरफ आप कुछ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे करते करते आप उस बस के सेंटर स्टेज में आ जाएंगे, एकदम मुख्य धारा आप बन जाएंगे, मेन स्ट्रीम आप बन जाएंगे। लेकिन आप इस इंतजार में बैठे रहें कि कुछ अच्छा आएगा मैं तभी करूंगा। महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक बन गया है और आप पहले दिन से स्टारडम की तलाश करने लगे। फिर आप, अच्छा ये भी होता है ना, आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप तो यूट्यूब करके आप कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, लेकिन आप वो प्रैक्टिकल तालीम कहाँ से हासिल करेंगे? आपको वो बॉसेस कहाँ मिलेंगे जो आपकी अंग्रेजी को अट्रोशियस बोले, जो आपको सिखाएं कि नहीं डू इट दिस वे। भाई हर इंसान, एक बड़े न्यूज रूम में होता क्या है, हर इंसान, आप चलते फिरते अनुभव की दुकान में आए हैं जहां आपके इर्द गिर्द कई सालों का अनुभव घूम रहा है। आप जिससे जो भी बात करेंगे आपको चार चीजें पता लगेंगी। चार चीजें ये पता लगेंगी कि क्या करना है, चार चीजें ये भी पता लगेंगी कि क्या नहीं करना है। लेकिन उसके लिए आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए, तो बेशक डालिए। तो वो चीज बच्चों को करना होगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिले, बैठ के जजमेंट मत करिए, जो अपॉर्चुनिटी मिले, जैसी मिले वो ले लीजिए। और धीरे धीरे करते करते गॉड विल बी काइंड, वो मिलेगी आपको, आपका मौका मिलेगा और उस मौके को चूकना नहीं है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज रिपोर्ट्स मुझे तब मिली जब कोई सीनियर रिपोर्टर छुट्टी पे था, वाह, या कोई रिपोर्टर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं था, टू बी ऑन द राइट टाइम। हाँ, वो उस मौके पर जब एक संस्था तलाश रही होती है, अरे कौन जाएगा, सुनो तुम चले जाओ, मिल गई अपॉर्चुनिटी। आपको उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में उपलब्ध रहना होगा। वो तो देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। वो मुस्तैदी आपको दिखानी होगी शुरुआत में खास तौर से। तो ये जितने भी बालक हैं वो पहले ही दिन से अगर जर्नलिज्म के सलमान खान नहीं बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, हाँ, तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम, मुझको भी आप ये सोचिए 2002 में शुरू किया, पहली एंकरिंग मैंने 2010 में की।
इतना जेस्टेशन पीरियड था, और वो भी मैंने मतलब जा करके तलाश नहीं की, मैंने बोला नहीं कि मुझे एंकर बनना है। Came your एक way. दिन हाँ बस अर्नब गोस्वामी ने बोला कि भाई शुरू हो गया। तो आपको पहला कदम लेना है और उसके बाद कॉन्स्टेंटली अपने आप को तैयार रखना है कि एक मौका आएगा तो मैं उपलब्ध रहूं। जिन लोगों को एंकर बनना है वो अपनी ग्रूमिंग और इनके जैसी फिटनेस का ध्यान रखें। अरे नहीं वो भी ज़रूरी है। काफ़ी बातें हो गई, एक चीज़ बच गई है। Sure. आपने ग्रेजुएशन किया, फिर सोचा कुछ करना है, सब तरफ दिमाग गया, जर्नलिज्म कर लिया, जॉब में आ गए। इन सब के बीच में प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ से सीखे? और जब, क्योंकि ये सरोकारी काम है, इसमें आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि आपको पीड़ित के साथ खड़े होना है, पीड़ित कोई भी हो। ये जो एक मॉरल ग्रेन है इस प्रोफेशन में, और इसी की वजह से इसकी इज्जत है, वरना आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। वरना जो लोग फिल्मों में हैं उससे आप अलग नहीं हैं। फिल्म वाले भी आपकी इज्जत करते हैं, जजेस भी आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए करते हैं। ये जो मॉरल ग्रेन है, ये कैसे एंटर करता है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे पता होता है कि कुछ चीज़ें अनैतिक हैं, कुछ चीज़ें नैतिक हैं, और हमें यहाँ पर आवाज़ बनना है? बहुत सारी चीजों का मिश्रण है ये शिवा जी। इसकी शुरुआत तो आपकी अपब्रिंगिंग से ही हो जाएगी, आपके घर के माहौल से हो जाएगी, आपकी परवरिश से होगी। आपने सही को सही और गलत को गलत कहने की मादा प्रवृत्ति महसूस की है या नहीं। और मुझे ऐसे लगता है कि जर्नलिज्म किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। जर्नलिज्म तो इस देश के हर घर में होता है। आप कितने भाई बहन हैं? 4। जब आप छोटे होंगे तो आप भाई बहनों में कोई एक ऐसा होगा जो जा करके माँ को जाके बताता होगा कि दीदी ने ये कर दिया है, स्कूल गई थी और खाना टिफिन नहीं खाया है उन्होंने, नाली में फेंक करके आ गई हैं टिफिन, या इनको कॉपी मिल गई है, ये आपको दिखा नहीं रही है, कम मार्क्स आए हैं। ये करते हैं ना भाई बहन एक दूसरे के साथ। मैं तो ये कहूंगा वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। उनका पहला कंज्यूमर उनके माँ बाप हैं, ऑडियंस, और उनकी पहली स्टोरी है अपने भाई या बहन की कोई गलत बात वो बता रहे हैं, तो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो ये रिपोर्टिंग तो आप घर से महसूस कर रहे हैं। अपने आसपास कॉलोनी में जब आप चीजों को देखते हैं और आप वो आ करके बताते हैं, वो आप कोई चीज सही होते हुए देखते हैं, वो बता रहे हैं। हमारे घरों में हमें जातिवाद भी सिखाया जाता है, धार्मिक अंधविश्वास भी सिखाए जाते हैं, और कम्युनलिज्म जिसको हम कहते हैं वो भी सिखाया जाता है। किसके घर में पानी नहीं पीना है, किसके घर में खाना नहीं है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसके साथ प्रेम नहीं करना है, ये सब किसको घर किराए पे नहीं देना है, किसको घर किराए पे नहीं देना है। बिल्कुल हमारे घरों से ही ये सीख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की ही फैलाई हुई गड़बड़ है, बच्चों को नहीं पता होता है। बताइए 5वीं क्लास का बच्चा या 5 साल का बच्चा कैसे कहता है कि मिड डे मील बनाने वाली दलित हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, ये घर से है। ऐसे समाज में जहाँ पर ये सारी ऊंच नीच, गैर बराबरी, ये प्रवृत्तियां आपके कल्चर का हिस्सा बना दी गई हैं, परंपरा के नाम पे इनको गौरवान्वित किया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो मॉरल कंपस जो है ना, जिसकी आप बात कर रही हैं, सही और गलत का फर्क, ये बहुत सारी चीजों के मिश्रण से आता है। एक तो परवरिश में आप, जैसे आपने एकदम सही समझा, कुछ सही चीजें आप सीखेंगे कि लोगों से तमीज से बात करनी चाहिए, ये तो एटिकेट्स हो गई। फिर आप घर में अपनी परवरिश में कुछ गलत चीज भी सीख जाएंगे, लेकिन फिर जैसे आप जीवन में और आगे बढ़ेंगे, आपको अपने आप से सही और गलत का भी एहसास होगा। फिर कुछ चीजें आप जमाने से सीखेंगे, और ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, कपल्ड विद योर ट्रेनिंग इन जर्नलिज्म। जब आप एक किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ जाते हैं, जिसमें आप फिर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, अपने आसपास के देखी हुई, मैंने क्या बोला, हर चीज जीवन में एक अनुभव होती है, अच्छा या बुरा वो अनुभव है। तो जो सीख भी आपको जो मिली है घर में, वो भी आप उसको कैसे इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस चीज में विश्वास नहीं रखना, मुझे दलितों के लिए या जो शेड्यूल्ड कास्ट है अगर कोई है, उससे ये जरूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए कि मैं
ये आइडेंटिफाई करूं कि कोई शेड्यूल कास्ट है या नहीं है। ये सारी चीजें आपके अनुभव से आप सीखेंगे। आपने वो महसूस किया होगा ना कहीं समाज में, तभी तो आपको मालूम है कि ये नहीं करना है। मुझे पहले से ही कोई आकर के बता दे कि ये नहीं करना होता, ऐसे नहीं। यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट। हम जब बड़े हो रहे थे तो ईवीएस की किताबों में पढ़ाया जा रहा था कि हमारे देश की समस्याएं क्या हैं, हमारे देश की कुछ कुरीतियां हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए, और उसमें जातिवाद भी था, और उसमें स्त्री पुरुष का लिंग भेद भी था, ये सब था। आजकल किताबों से ये गायब किया जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट एनकाउंटर है टेक्स्ट बुक्स के साथ, ठीक है, जो हमें मॉरल्स की तरफ ले जाता है कि हमें क्या नहीं करना है। अब जातिवाद भारत में है ही नहीं, क्योंकि किताबों में नहीं ही है। हाउ डू यू लुक एट इट, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? मैं तो देखिए इस मामले में बड़ी अम्बेडकरवादी सोच है मेरी। मुझे ऐसे लगता है कि वो दिन जब इस देश में शादियां जाति के आधार पर होनी बंद हो जाएंगी, इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ेंगी, जब हम इस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे कि हम सरयू पारी ब्राह्मण हैं और हम उन्हीं में ही ब्याहेंगे, या फिर हम कन्निकुब्ज हैं और हम उन्हीं में ब्याहेंगे, या हम कुरैशी हैं हम इन्हीं में ही रहेंगे, सैयद हैं, ये सारी चीजें जब टूटेंगी ना धीरे धीरे करके, तभी आप एक कास्टलेस सोसाइटी आप तभी उसका निर्माण करेंगे। क्लासलेस सोसाइटी का तो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से आता है, लेकिन कास्टलेस सोसाइटी तब बनेगी जब आप ये तोड़ेंगे, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी कुरीतियां हैं कि जब पहले मुझे यही लगता था कि जैसे मैं आपको छोटा सा मेरा एवोल्यूशन इन सब चीज़ों के बारे में कैसे हुआ, मुझे ये लगता था कि यार रिजर्वेशन का जो फॉर्मेट है वो तो इकोनॉमिक स्टेटस पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो फिर सब कुछ ठीक है। अनुभव मेरा पत्रकारिता कर करके उसने मुझे ये बताया है कि बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से भले ही ऊपर चले गए हों, लेकिन सोशल जस्टिस से वो अभी भी पीछे हैं। पैसा भले ही उनके पास हो, इन्फ्लुएंस हो, लेकिन समाज में क्या उनको एक्सेप्टेंस मिल गई है? तिरस्कार जारी है। तो ये अभी वो आदर्श स्थिति नहीं आई है। इस वजह से तो ये आपके थॉट प्रोसेस का एक एवोल्यूशन है, जो कि आप जब जर्नलिज्म में ग्रो करते हैं तो आप देखते हैं, आप स्टोरीज में महसूस करते हैं, आप लोगों से बात करके महसूस करते हैं। वो चीज मैंने महसूस की। तो मुझे ऐसे लगता है वक्त लगेगा, लेकिन विद ईच पासिंग जनरेशन ये थोड़ा थोड़ा करके कम होगा। और कास्ट पॉलिटिक्स को कास्ट को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट तो हर कोई करता है ना, इसी वजह से ये एग्जिस्ट भी करती है। और समाज की एक कुरीति है ये, तो ये कुरीतियां बहुत जल्दी जाती नहीं है। बुरी आदतें हैं ना, ये जाती नहीं है। कास्ट का जो डिवीजन है वो जाए, ये कोई नहीं चाहता। वो लोग भी नहीं चाहते हैं, जो विक्टिम हैं वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट आता है ना वहाँ से, कास्ट कंसोलिडेशन पॉलिटिकली होता है, तो वो वोट बैंक बनता है, तो उनके लीडर्स मतलब वो। अब आप जैसे ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि शेड्यूल कास्ट में द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, इसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर है वैसे आप यहाँ कैसे ला सकते हैं। इस पर एक तर्क ये है, और इस पर मेरी बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी शिवाजी जब मैंने ये एक कार्यक्रम किया था, कि ये तो हैं ही पूरा जो आपका एससी अम्बेडकराइट दलित इकोसिस्टम है ना, वो कैसे अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाते हैं, वो मैंने महसूस किया। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि इस देश में आप एक एम्प्लॉई हैं, आपने कितने अच्छे से एम्प्लॉयमेंट किया या कितने अच्छे तरीके से आपने नौकरी की, ये कैसे नापा जाएगा? आपके काम की समीक्षा होगी, तभी होगा ना, फिर आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा।
सरकार है, सरकार कोई योजना लेकर के आई है, प्रधानमंत्री फलाना फलाना योजना। अब वो फलाना योजना कितनी सफल है ये कैसे पता चलेगा? उसकी समीक्षा होगी ना। ये आरक्षण कैसी नीति है जो कि जिसकी कोई समीक्षा ही नहीं करना चाहता, और कास्ट इसमें आप जोड़ते चले जाइए लेकिन हटाइए कुछ नहीं। तो मैंने ये सवाल पूछा कि मतलब आरक्षण नीति की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई चीज इतने दशकों से चल रही है तो इतने दशकों में उसने जितने लोगों को लाभ पहुंचाने की बात थी वो लाभ पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो कितनों को पहुंच गया है, और उसके बाद कितने और लोग हैं जिनको नहीं पहुंचा है, जिनको अब पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये क्या चेंज होना चाहिए? प्लस इस चीज की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि सपोज एक कोई कास्ट के कुछ लोग हैं वो समृद्ध हो गए, लेकिन उसी कास्ट के कुछ और लोग हैं वो नहीं हुए समृद्ध, उन तक बेनिफिट्स नहीं पहुंचे। ये सारी चीजें तभी होंगी ना जब आप समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। समीक्षा कहाँ है? तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो मुझको एंटी रिजर्वेशन, जनेऊधारी, ये ब्राह्मण, बहुत आसान है ना लेबल लगाना। मेरे कुछ लोग हैं, एक चीज है जिसमें मैं विश्वास रखता हूं, इस संसार में शिवाजी बहुत सारे पेंडुलम जीवी हैं और पेंडुलम जीवी वो लोग हैं जो कि पेंडुलम की तरह फितरतन किसी ना किसी तरफ झूलते ही हैं। उनको लगता है कि झूल के एक छोर पकड़ना ही जीवन का असली सार है। जैसे पेंडुलम होता है वो अपनी स्थिरता को अपनी शिथिलता समझता है। बीच में रहेगा पेंडुलम तो मतलब खराब पेंडुलम, काम नहीं कर रहा है। तो पेंडुलम में एक पूरा इधर जाएगा फिर पूरा उधर जाएगा। ऐसे ही इकोसिस्टम्स के पेंडुलम जीवी हैं। उनको लगता है कि मैं पूरी तरीके से इधर झूल जाता हूं, यानी कि अगर मैं दलितों की आवाज कर रहा हूं तो मैं एकदम एक्सट्रीम पर चले जाता हूं दलितों की बात करते हुए, भले ही वो उनके हित में हो या ना हो। और फिर यही वो लोग हैं जो कि इधर एक्सट्रीम में जा रहे हैं, जिसको आदत होती है एक्सट्रीम में जाने की, वो फिर दूसरी एक्सट्रीम में भी जाता है, क्योंकि उसका नेचर है पेंडुलम की तरह झूलना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इकोसिस्टम्स ड्रिवन हैं, जो कि पहले एक छोर को पकड़े हुए थे, आजकल वो दूसरी छोर को पकड़े हुए हैं। तो ऐसे आपको हर इकोसिस्टम में मिलेंगे। तो ये वो लोग थे जो आलोचना कर रहे थे कि ये रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन है। ये आप कैसे इस नतीजे पर पहुंच आए? देखिए, एक चीज़ और है संकेत, मेरा मानना है कि अगर आप खुद समीक्षा नहीं करेंगे तो वक्त का तकाजा होगा, कोई और करेगा और वो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। तो जो सामाजिक न्याय के जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है उसको ये काम करना चाहिए। करेक्ट। वो अगर नहीं, जैसे मैं मानती हूँ कि क्योंकि मुसलमान समाज ने अपने अंदर की कुरीतियों पर, खासकर जैसे 3 तलाक जैसी कुरीतियां जो एक छोटे से तबके में थी लेकिन थी, उस पर बात नहीं की और कहते रहे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर कुछ पीड़िताएं सामने आई, वो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से हल निकाला गया, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी को अगर आप इतना नापसंद कर रहे हैं तो आप खुद ही कर लीजिए ना वो काम। आप अपने पीड़ितों की तरफ ध्यान दीजिए, और फिर ये इस देश में कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि ये हमारे पीड़ित है इसलिए आप इस पर ना बोलिए, एकदम, है ना। तो ये जो समीक्षा का सवाल है बहुत जरूरी सवाल है। जहां ये नहीं होगी वहीं फिर बाहर की फोर्सेस आकर के उसको करेंगी, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। एक तो बुरा लगेगा, दूसरी चीज उसमें बहुत सारे मोटिव्स भी हो सकते हैं, मकसद राजनीतिक हो सकता है कि भाई अगर आप कोई मुसलमान समाज में कोई कुरीति दूर करने के लिए कोई कानून ला रहे हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या है, फिर उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन आप एकदम सही कह रही हैं, अगर यही चीज आपने खुद पहले कर ली होती तो वो नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने नहीं किया। अच्छा, पॉलिटिकली वो सूट भी किया, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा सा वोट बैंक बन जाता है। भाई हर वक्त का हर आइडिया का एक वक्त आता है, और वो जब वक्त आ जाता है फिर आप उसको रोक नहीं सकते। मुसलमान महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जब सजग हो गई, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और धार्मिक अधिकार के लिए, फिर आप रोक कैसे सकते हैं, है ना। उसी तरह से सामाजिक न्याय के भी सवाल है। तो ये बात अगर अंदर से नहीं ये चर्निंग होगी तो बाहर से होगी, फिर वो बुरा लगेगा, वो तकलीफ दे लगेगा, क्योंकि वो लगेगा थोपा गया है। आपको ये तोहमत झेलनी होती होगी कि ये तो एंटी मुस्लिम है, ऐसी बात करके। आप बताइए कितनी बार आपको ये सुनना पड़ा होगा? हाँ, मुझे तो कह दिया जाता है तो आरएसएस की है।
आई रेस्ट माई केस। ये प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम क्या है हमारे डिस्कोर्स में शिवाजी? एक एब्सोल्यूटिज्म की बीमारी आ गई है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि या तो पूरी तरीके से हमारी तरह हो जाओ या पूरी तरीके से उनकी तरह हो जाओ, बेशक ये है। बीच का कुछ नहीं है। ये बहुत लेजी एक्टिविटी है ना। बहुत लेजी एक्टिविटी है। और मेरा कहना है यही चीज जर्नलिज्म में भी है, क्योंकि आप इकोसिस्टम्स को केटर कर रहे हैं ना, तो आपके ओपिनियंस भी एब्सोल्यूट है। और होता क्या है कि मैं अक्सर बोलता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर भी, और जब भी कोई सवाल पूछता है कि ये किस तरीके का जर्नलिज्म हम लोग कर रहे हैं, कोई भी अगर ये बोलेगा कि मैं न्यूट्रल पत्रकार हूं तो इससे बड़ी बेइज्जती मेरी नहीं हो सकती कि मैं न्यूट्रल हूं। मैं न्यूट्रल नहीं हूं शिवाजी, बेशक मैं न्यूट्रल आदमी नहीं हूं, मैं बैलेंस्ड आदमी नहीं हूं, मैं बैलेंस जीवी नहीं हूं कि तराजू लेकर के कि नहीं मैं इनका थोड़ा सा बोल दें उनका थोड़ा सा नहीं। जो गलत है उसको गलत बोलिए, ओपिनियन लीजिए कि ये गलत है, लेकिन लेट दैट ओपिनियन बी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स। टीवी में दिक्कत ये हो गई कि ओपिनियन एब्सोल्यूट हो गया, कि मैंने पहले ही अपना एब्सोल्यूट ओपिनियन बनाया हुआ है कि मुसलमान जो हैं वो सारे मुसलमान दोषी हैं, या पूरा समुदाय जो है मुझे उसको एलियनेट करना है, ये तो होते ही ऐसे हैं। ये जो धारणा है ना, मैंने वो मन बनाया हुआ है। अब मैं जा रहा हूं इससे जुड़े हुए कोई तथ्य ढूंढने, फिर कोई स्टूपिड स्टेटमेंट मैं उठाऊंगा, आई विल ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और फिर मैं उसको पूरे मुसलमान समाज से एसोसिएट करके बायस कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन बायस, एब्सोल्युटली ये कंफर्मेशन बायस है। और ये हर समाज में, आपको क्या लगता है मुसलमानों में राइट विंग नहीं है? हर जगह धार्मिक समुदाय में तो होगा ही होगा, कोई भी धार्मिक समुदाय हो। फिर यहाँ पर वो आपको हिंदुओं के खिलाफ बरगलाएंगे कि वो देखो वो कैसी बातें कर रहा है। दोनों तरफ के जाहिल एक दूसरे को फीड करते हैं। बहुत मजा आया। ये बताएं कोई ऐसी बात जो आपको कहनी हो जो हमने नहीं टच की हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल गया, जैसे कि बोलने के लिए बुलाया था। जैसे कि अक्सर लंबी बातों में होता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि कहना भी जरूरी है और बहना भी जरूरी है, तो ये उस तरीके का मौका था। पॉडकास्ट का मॉडल बहने का भी है ना। बिल्कुल। तो वो सब चीजें जो दोस्ताना अंदाज में, और मकसद भी ये होता है कि एक इंसान ने अगर इतने बरस इतनी दहाइयाँ अपने काम में लगाई हैं और आज वो कहीं पहुंचा है, तो उसको मैं बाइट्स में रिड्यूस नहीं करूँगी, है ना। तो वही मकसद है कि वो जो प्रोसेस है वो पता चले, इवेंट ही ना पता चले सिर्फ, तो इवेंट विद द प्रोसेस। थैंक यू सो मच। आपने कहा शुरुआत में कि मैंने आपको बुलाया, उसका शुक्रिया नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, एक हर रोज़ का आपके पास इतना लंबा काम होता है, और इसके बीच में आपने आज वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और द रेड माइक हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतर रहा है। हाँ। ऐसा ही रहे, बस ग्रो करे, अपने पंख फैलाए, थैंक यू। और जड़ों से जुड़े हुए आसमान की ऊंचाइयां छुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बोला, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग चाहते हैं जो, ये हमारे लिए एक मूवमेंट है, द रेड माइक मूवमेंट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है शिवाजी हम लोगों का, मेरा खास तौर से, कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सही बात जानना चाहता है, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। और तमाम लोग बोलेंगे कि अरे बिजनेस मॉडल कौन देखेगा, सही कोई नहीं सुनना चाहता। कैसे आपने एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नजरअंदाज कर दिया? कैसे कर दिया? ये आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि लोग सही बात नहीं जानना चाहते? कौन सी साइंस है, कौन सा ऐसा सर्वे हुआ है जो ये बताता है कि लोग सच नहीं सुनना? लोग एग्जिट पोल में फंस गए ना, उनको आपने देखा ना इस बार क्या हुआ एग्जिट पोल का नतीजा। ये वही वो मानसिकता है कि हमारे पास सच है और यही सच है। अच्छा, मेरा ये कहना है अगर नहीं भी सुनना चाहते, मुझे तो यही काम करना आता है। मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ शिवाजी, मैं ये भी बता दूं। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं और ये कोई महान काम नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि जो काम हर इंसान को करना होता है, महज वो काम करके मुझे महानता बताई जा रही है, जबकि ये कोई महान काम नहीं, ये मुझसे एक्सपेक्टेड है एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन इसी में मुझे महानता बताई जा रही है। ये तो मेरे लिए बड़ा लेजी काम हो गया फिर तो। आपके माध्यम से सैनी साहब को और सौरभ साहब को, दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। बहुत जबरदस्त टीम है।
थैंक यू शिवा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।